हमारे कितने केसेस ऐसे रहते हैं, कभी किसी को पैनिक अटैक भी आ जाता है, कभी किसी को गर्मी की वजह से आता है, तो ज़्यादातर तो ये दिखता है कि वो शायद खान पीन ठीक से नहीं कर रहा है। खाना पाना ठीक से नहीं है। देखो मुझे लगता है डॉक्टर्स आर लाइक लकी इन इंडिया, ठीक है, बिकॉज दे कैन फॉल बैक अपॉन देयर ऑप्शंस। ठीक है, वो कहीं भी सर्विस शुरू कर सकते हैं। इंडिया में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, वी नो दैट। राइट। उनको लगता है अभी इन 40 में मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं है। हाँ, तो ये भूल जाते हैं 40 का थोड़ी ना आपका कंपटीशन है। आपका कंपटीशन पूरे स्टेट के साथ है, पूरे देश के साथ है आपका कंपटीशन। मैक्सिमम जो मुझे लगता है इंटरव्यू में वो आपका चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि आप कितने अवेयर हो। हाँ, अवेयरनेस बहुत चेक करते हैं आपसे। ठीक है, तो उसमें वो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि मान लो कल आपकी इंटरव्यू है, ठीक है, रात को क्या हुआ था। आज मेरे साथ है प्रिंस गर्ग, जिनका रिसेंटली हरियाणा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ है। तो प्रिंस जी, आपका स्वागत है जोगटा अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन के बाद? First of all, thank you, sir, for inviting me on this session. So it's a very happy moment for me, especially after doing a long struggle, you know that. So it feels good. चलो ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि जो प्रिंस गर्ग है, इन्होंने पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है, बहुत काफ़ी समय दिया है उस तैयारी में। फिर स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम भी देते रहे, इवन हिमाचल के एग्ज़ाम भी दिए आपने। तो जो मेरे साथ जो लंबी एसोसिएशन है, जहां मैं आपको हर तरफ से जान पाया हूं, वो है पिछले 6 साल से जोगटा अकेडमी में एज ए टीचर के रूप पर काम करना। और मेरे साथ रह के हमने वैसे एक कंपेनियन की तरह काम किया है, जिसमें बहुत कुछ सीखा भी है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो पहली जो बात होगी ये इसी डायरेक्शन में होगी। तो इन 6 सालों को आप जोगटा अकेडमी के साथ किस तरह से देखते हैं? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज़ बीन अ वेरी गुड जर्नी विद यू, बिकॉज आप जानते हैं कि मतलब मुझे पसंद है यहाँ पे काम करना। सो जब भी मुझे टाइम मिलता था तो आई यूज्ड टू कम हियर टू टेक लेक्चर्स। बाकी फिर जैसे हमने स्ट्रेटजीज बनाई तो वो मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था, बिकॉज क्योंकि एकदम स्टूडेंट लाइफ से आए तो एक कैसे अदर स्टूडेंट्स को हैंडल करना है, उनकी क्वेरीज कैसे देखनी है, हमने जो डे टू डे चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे पास उसको कैसे हैंडल करना है। तो मतलब आई ऑल्सो इंजॉयड दिस जर्नी ऑफ दिस 6 years। इसके सर 2 फायदे हुए हैं। मेरी एक पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट तो मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा हुई है, बिकॉज इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, जिससे मेरा खुद का एक्सपोजर बहुत बड़ा है। ठीक है, सेकंड मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस हम कहते हैं जनरली कि भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा हेक्टिक है ये तैयारी, तो उस स्ट्रेस को हैंडल करने मतलब इस जॉब ने या इस पर्टिकुलर मेरी प्रोफाइल ने मेरी बड़ी हेल्प की है। तो मैं कहूँगा कि इट वाज अ वेरी गुड जर्नी। जैसे मैंने देखा कि टीचिंग आपका हमेशा पैशन रहा है ना, और उससे भी जो बड़ी बात मैंने आप में नोटिस की है वो है कि जो स्टूडेंट्स है वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि वो पढ़ाई के साथ साथ आपसे मोटिवेट हुए ना, आपसे वो बहुत सारी बातें भी शेयर करी है उन लोगों ने। तो हर एक स्टूडेंट की एक जर्नी होती है, उसमें बहुत सारे फेजेस आते हैं। तो हमेशा मैंने ये फील किया कि टीचर एक ऐसा होना चाहिए जो पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स जो जानना चाहते हैं कि एग्जाम कैसा है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है ना, तो उस पर भी आपने बहुत सारा हेल्प किया है। तो मुझे लगता है कि इस एकेडमी के लिए आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो टीचिंग के साथ साथ हमारी स्ट्रेटजी बनाने में, और उससे भी जो बड़ी चीज़ रही है कि जो हम हमेशा स्टूडेंट को देना चाहते हैं वो है उनको कॉन्फिडेंस देना ना। तो उसमें आपने बराबर काम किया है। तो चलो, ये तो हमारी एकेडमी के साथ आपकी एसोसिएशन रही है। अब हम बात करते हैं कि आपका बैकग्राउंड, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी किस तरह की क्वालिफिकेशन रही है ना। तो एक बारी ब्रीफली बता दें वहाँ तक। सर, आई बिलोंग फ्रॉम मंडी डबवाली, एक डिस्ट्रिक्ट सिरसा पड़ता है, इट्स अ स्मॉल टाउन। सो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। आई हैव अ वेरी moderate and very supportive family. I feel very lucky that I got this family because of especially my father. उन्होंने कंसिस्टेंटली मुझे इस चीज़ के लिए बूस्ट किया है कि आई शुड नॉट लीव ऑन माई ड्रीम्स। ठीक है, अभी उसको फॉलो करते रहो, आप अपनी मेहनत करते रहो एंड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। तो मैं आपके इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं अपने पिताजी का थैंक यू भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने भाई इस सपोर्ट मुझे प्रोवाइड की है। बिकॉज सबसे मुझे लगता है कि हमारी सबकी एक जर्नी है, उसमें एक सपोर्ट सिस्टम होना बड़ा बहुत जरूरी, खासकर फैमिली का बहुत रहता है।
तो इसलिए सर वो मेरा बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है कि मुझे फैमिली की तरफ से बड़ा बूस्ट मिला है। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या रही पिछले वाली? सर एजुकेशन में जैसे आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th फ्रॉम द लोकल स्कूल्स ओनली, वहीं से तो मैंने उसके बाद बी मेटलर्जी मैंने कंप्लीट किया अपना पैक यूनिवर्सिटी से सर। अच्छा, ठीक है, तो वहीं से मेरी चंडीगढ़ की जर्नी भी स्टार्ट हुई कि पैक यूनिवर्सिटी में मैं आया तो धीरे धीरे चीज़ें पता लगने चली, स्टार्ट हुई कि क्या है, क्या क्या आपके एस्पिरेशंस हो सकते हैं, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो काफ़ी कुछ सीखा मैंने कॉलेज में। ठीक है, और सबसे मुझे लगता है कि उसके बाद जो मेरी लाइफ में एक चेंजिंग सिनेरियो आया वो मुझे लगता है कि ड्यूरिंग माय 6th सेमेस्टर आई वेंट फॉर इंटर्नशिप इन IIT बॉम्बे। ओके, एंड दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी सर फॉर 7 months। ठीक है, उसमें मतलब जो लोगों से वहाँ इंटरेक्ट करके पता लगा तो लगा भी कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहाँ का उनका जो काम करने का ऑरा था वो अलग ही था, अलग था। वो कभी हार मानने वाले लोग ही नहीं है। तो उसी से मुझे को भी लगा भी नहीं, मतलब हम भी कर सकते हैं वो चीजें। तो चलो, जैसे थोड़ा मैं रुकूंगा यहाँ पे, आप पैक में रहे, ठीक है, उसके बाद आप IIT बॉम्बे में रहे जी, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मुझे IIT जो अपनी आपकी जो टेक्निकल फील्ड है उसमें रहना चाहिए? तो इधर कब आपका रुझान आया कि मुझे इस तरफ जाना है, सिविल सर्विस की तरफ? राइट सर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर। मुझे अपनी स्ट्रीम में काफी इंटरेस्ट था, मतलब आई वाज इवन टॉपर इन माय स्ट्रीम इन माय कॉलेज। ठीक है, क्या स्ट्रीम थी आपकी? मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। ओके, सो आई वाज यूज्ड टू सर्च फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज। इवन जर्मनी में भी मैंने अप्लाई किया था, US में भी अप्लाई किया था कि चलो वहाँ पे जाके कुछ काम करेंगे रिसर्च वगैरह का। ठीक है, इवन मैं IIT बॉम्बे में भी इसीलिए गया था टू गेट द एक्सपोजर कि वहाँ पे कैसे काम होता है, क्या चीज़ें होती हैं। बट सर इसको आप जिस तरीके से मर्जी कहिए, मतलब आई डोंट नो, बट वहाँ पे जाके मुझे एक रिसर्च वाली जो फीलिंग थी वो थोड़ी सी गेट्स टोन डाउन। ठीक है, मुझे लगा कि भाई मतलब वो चीज मेरे लिए ज्यादा वाइबल नहीं है, रादर देन इफ आई कैन गो इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड आई कैन कंट्रीब्यूट टू द मासेस, उनके साथ मैं हेल्प कर पाऊँ या उनके साथ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, उनकी जर्नी में एक पार्ट बन पाऊँ, हिस्सा बन पाऊँ, तो वहां से मेरा रुझान होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। सो 3rd ईयर तक तो आप ये मानिए कि मैं अपनी डिग्री में मैंने सोचा भी नहीं था प्रिपरेशन का। सो इट वाज इन द फाइनल ईयर व्हेन आई लाइक गिवन अ थॉट कि भाई चलो ठीक है कि इधर इस फील्ड से शिफ्ट होके दूसरे फील्ड में ट्राई करते हैं। ठीक है, तो आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर दी जी। तो देखो ना, जब शुरू में कोई भी तैयारी में जाता है तो उसको लगता है कि हो जाएगा ना, राइट, बट अनफॉर्चुनेटली आपका लंबे समय तक नहीं हुआ, खासकर UPSC में, है ना। क्या चीज़ें थी जो आपको हेल्प करी है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी रही होगी शायद जिसकी वजह से आपका नहीं हुआ होगा, है ना। वैसे देखो कि डेस्टिनी भी मैटर करती है, देखो इसमें शायद मैं तो पूरा विश्वास करता हूँ। जब समय बीत जाता है और कुछ अचीव कर लेता है, जब पीछे मुड़ के देखता है तो फिर वो दिखता है कि हाँ यार ये चीज़ें ऐसी होती तो ऐसा हो जाता। तो एक बारी उसको ब्रीफ कर दिया। राइट, जैसा कि आपने बहुत मतलब एक्यूरेटली बोला कि जब स्टार्टिंग में आते तो हमें लगता हो जाएगा। हाँ, सो मी एंड माई फ्रेंड्स, 2 of my friends, we started this journey of UPSC in 4th year itself। तो हमें तो ऐसा था अभी उड़ा देंगे पेपर को। ये रहता है, ठीक है, कि भाई एक अटेम्प्ट मैक्सिमम, सेकंड अटेम्प्ट वी वुड बी इन द सर्विसेज, IAS बन जाएंगे। ठीक है, और भाई बढ़िया अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे फिर उसके बाद। ठीक है, तो नोबडी थॉट कि भाई इतनी ये चीजें स्ट्रगल होगी या इतना इसमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, मतलब उस टाइम पे नहीं लगता था, बिकॉज थोड़ा बैकग्राउंड भी अच्छा था स्टडी में, तो लगता था भी छोड़ देंगे पेपर में, निकाल देंगे, एनर्जी भी रहती है उस टाइम। हाँ, एनर्जी भी रहती है। तो उस तरह से स्टार्ट किया, तो मैक्सिमम हमने सोचा था कि चलो 2 अटेम्प्ट देंगे और हो जाएगा, 2 में नहीं तो फिर तीसरे में तो पक्का ही हो जाएगा, पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, सो वो चीज डिसाइड करके हम चले थे, तो तैयारी स्टार्ट की थी। ठीक है, और मैंने चंडीगढ़ में रह रहा था, तो फिर मैंने दिल्ली जाने का भी नहीं सोचा। एक्चुअली मैंने सोचा कि खुद से ही आई कैन डू द। आपने सेल्फ स्टडी करी? मैंने सेल्फ स्टडी करनी स्टार्ट की थी। ठीक है, बट एक जो सबसे बड़ा मैं बोलूँगा कि बाकी मैं स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूँगा जो एस्पिरेंट्स हैं, कि भाई जैसे मैंने अपना ऑप्शनल चूज़ किया था, तो उस टाइम पे ऑप्शनल चूज़ करते टाइम सर एक अजीब सा मतलब वो था कि इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि हम थे साइंस बैकग्राउंड से, तो कभी ह्यूमैनिटीज लिखा नहीं था। 10th तक पढ़ी थी SST, वो भी जो आपकी सोशल साइंस रो पीट के पढ़ते थे उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि स्कूल में भी ऐसा था कि कोई ढंग से पढ़ी नहीं थी, बस ऐसा था कि बोर्ड का एग्जाम है, पेपर निकालना है, ठीक है, नंबर लेने हैं, उतना पड़ा था हमारे पास। तो ह्यूमैनिटीज लिखने का एक डर लगता था
कि भाई लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। प्लस एक हमने दिमाग के अंदर होता है थोड़ा सा कि भाई यूपीएससी में पता नहीं कैसे आंसर डिमांड करते होंगे वो लोग, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बाकी ऑप्शन तो एक्सप्लोर ही नहीं किए। आई डायरेक्टली जंप टू वही जो चीजें आती थी पहले से करी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। 3 ऑप्शन बचे थे, वे 3 ऑप्शन में से कुछ हमने चूज करना है, ठीक है। तो फिजिक्स के साथ थोड़ा कनेक्शन सही नहीं था तो वो वैली छोड़ दिया। नाउ आई लेफ्ट विद केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो उसमें केमिस्ट्री में थोड़ा मेरा ज्यादा काइंड ऑफ इंटरेस्ट था तो मैंने केमिस्ट्री ऑप्ट कर ली। बट लेटर ऑन सर, जैसा कि आप कह रहे हो कि क्या उसमें लगी आपको कमी, तो आज मैं सोचता हूँ कि भाई अगर उस टाइम पे ये डर ना होता, मैं पहले ही घबराया ना होता लिखने से या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से, तो शायद आई वुड हैव बीन क्रैक्ड यूपीएससी अ लॉन्ग बैक अगो, बिकॉज केमिस्ट्री सब्जेक्ट में उतनी पकड़ बन ही नहीं पाई जितनी रिक्वायर्ड थी। या ये कह लीजिए कि यूपीएससी जो पेपर पूछता था मेरी ट्यूनिंग नहीं बन पाई उसके साथ, जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जिस तरीके से ऑप्शनल तैयार कर रहा था अपना, नहीं बन पाया। जीएस में उल्टा और ज्यादा मजा आने लगा जब तैयारी की, तो सब्जेक्ट्स में बड़ी कमांड आई, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी है, मतलब आई यूज्ड टू एंजॉय दो सब्जेक्ट्स, रीडिंग दो सब्जेक्ट्स, ठीक है, ठीक है। मजा भी आता था उसमें, लगा था कि भाई आई कैन डू बेटर, और अच्छा रिजल्ट भी आया उसमें। जब मेंस मैंने ऑलमोस्ट हर टाइम प्रीलिम्स क्रैक किया है, ठीक है। कितने मेंस लिखे आपने? मैंने 5 मेंस लिखे हैं सर। 5 मेंस लिखे। तो 5 मेंस में आपने ये नोटिस किया कि जीएस आपकी स्ट्रांग हो रही है, बट जो आपका सब्जेक्ट है ऑप्शनल वो नहीं बन रहा है ना, वही रह रहा था कंसिस्टेंट। तो नहीं, आप देखो ना, बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो रिस्क ले लेते हैं, यार चेंज कर लो, है ना। एक टाइम तक जब आप खुद बोल रहे हैं, अभी मुझे लग रहा था कि अब मेरी जीएस स्ट्रांग है, तो उस टाइम आपने क्यों नहीं स्विच किया उस तरफ, कोई दूसरा ऑप्शन लेने के लिए? सर इसकी भी बड़ी कॉम्प्लेक्स जर्नी है केमिस्ट्री की भी, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट मेंस लिखा अपना, तो उसमें केमिस्ट्री में 2 पेपर जैसे होते हैं सर। तो पेपर 1 में आई स्कोर्ड अराउंड 147 आई रिमेंबर आउट ऑफ 250, दैट वाज अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है। इन पेपर 2 आई स्कोर्ड अराउंड आई थिंक 98 और समथिंग, सो इट वाज अराउंड 250 260 स्कोर इन माय फर्स्ट मेंस। उसके बाद लगा भी अब एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, एक तो हो गया अपना, ठीक है, उसमें ले लेंगे स्कोर, दूसरे में बढ़ा दिया स्कोर तो अराउंड 300 आ जाएगा, एंड दैट वुड बी सफिशिएंट इनफ टू क्लियर द मेंस। बट हुआ क्या, नेक्स्ट ईयर पेपर 2 में स्कोर बढ़ा, पेपर 1 में नीचे आ गया, हाँ, ठीक है। देन स्कोर रिमेन्ड एट दैट लेवल ओनली, 250 पे ही रहा मेरा स्कोर उस टाइम पे, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट ईयर मैंने जैसे मेंस पे पूरा जोर लगा दिया, तो आई थिंक हाफ मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स रुक गया उस साल, ठीक है। तो दैट वाज आई थिंक पीक ऑफ माय प्रिपरेशन की जब प्रीलिम्स रुक गया, एकदम से झटका मिला भाई, ठीक है। तो अभी तक केमिस्ट्री का ये था कि कर लूंगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, क्योंकि 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं जिसमें से 2 मेंस लिख चुका हूँ, लग रहा है कि केमिस्ट्री स्ट्रांग हो रही है, हो जाएगी। अगला अटेम्प्ट दिया मेंस, उस टाइम पे भाई पेपर बहुत डिफिकल्ट आया केमिस्ट्री का, ठीक है। तो फिर स्कोर डाउन चला गया। अब एक लास्ट अटेम्प्ट बचा था मेरे पास, तो फिर इतना मतलब उस टाइम पे नहीं हो पाया कि स्विच करूं, फ्लो में चलता गया। इफ आई कुड हैव टेकन अ ब्रेक ऑफ 1 ईयर देन आई कुड हैव स्विच्ड, ठीक है, माय ऑप्शनल। लेकिन ब्रेक नहीं लिया तो स्विच भी नहीं कर पाया, और प्री हर साल निकल रहा था, तो सोचने का टाइम समय भी नहीं मिला कि बीच में रोक के चलो सोच ली चीजों को ले लें। अच्छा, एक ना बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कि जैसे मैं अभी जब प्रिपरेशन में आया था, तो मेरा ये था कि 1-2 अटेम्प्ट्स दे दूंगा, वैसे तो हो जाना चाहिए उसमें, जब यूपीएससी के दिए, स्टेट के दिए, फिर लगा कि नहीं, अगर 1-2 बारी नहीं हुआ तो मैं कुछ और कर लूंगा। बट यहाँ पे अगर एक बारी एंटर हो गया आप, फिर बाहर जाना मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, कि क्यों लगा आपको ऐसा कि अब आप तो टीचर भी रहे, मैं भी रहा हूँ ना, तो इतने सारे बच्चों को भी हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सर मुझे 1 आधा अटेम्प्ट देना है, बट जब पता चलता है कि वो 3-4 साल निकल जाता है, तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? सर ये एडिक्शन है, यूपीएससी एंड दिस सिविल सर्विसेज इज एन एडिक्शन, ठीक है। क्योंकि मतलब हम जो सोचते हैं ना, हम एस्पायर करते हैं जिस चीज के लिए, वो सर दैट इज अ टोटली डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड। आप जब उस पूरी दुनिया को इमेजिन करते हो कि भाई आप इतने लोगों के साथ, इतने लोग आप पे रिलाई करेंगे, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी, यू कैन मेक चेंज टू द मिलियंस ऑफ पीपल, एंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे अभी हम डेवलपिंग स्टेज में हैं, जहाँ पे लोगों के इतने इश्यूज हैं, ठीक है, वहां तो और ज्यादा आपकी क्या बन जाती है, काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो एस्पायर हम करते हैं पता नहीं किस चीज के लिए, मतलब दैट इज अ वे बियॉन्ड आवर नॉर्मल लाइफ्स। हमें असल में पता भी नहीं होता, पता भी नहीं है, मतलब वी जस्ट क्रिएट आवर ओन वर्ल्ड इन आवर माइंड्स, ठीक है, अपनी ही दुनिया क्रिएट कर ली हमने एक दिमाग में कि भाई वी विल बी लाइक किंग्स ऑफ आवर लाइफ्स,
ठीक है, वैसी एक ताजपोशी आ जाती है दिमाग में कि भाई हम कर लेंगे, ठीक है। हालांकि अब आज हम जो लोग ऑलरेडी सर्विसेज में उनसे पता करते हैं, बात जानते हैं, तो वो बोलते इतनी भी नॉर्मल है बट मे बी सर वो इसमें आ चुके हैं, शायद उनके लिए नॉर्मल बन गया है, लेकिन जो एस्पायर कर रहे हैं उनके लिए तो स्टिल इट्स अ ड्रीम, ठीक है। तो प्लस दूसरी बात ये रहती है कि जब आप ऐसी चीजें दिमाग के अंदर बना लेते हो कि भाई हम यहाँ तक पहुंचेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सो वी हैव क्रिएटेड आवर वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड इन आवर माइंड, ठीक है। और जब आपको लगता है कि इसके बाद जब आप कह रहे हो कि इसके बाद क्या करेंगे, तो कुछ सोचते ही नहीं है। हाँ, तो नॉर्मल लाइफ में करेंगे क्या, ये सोचते ही नहीं है आपको, ठीक है। तो आप फिर जोर लगाते रहते हो कि भाई इस बार नहीं तो अगली बार, इस बार नहीं। और एक ऐसा भी रहता है ना, मार्जिन बड़ा कम रहता है। जैसे भी आपने बोला कि प्री में इतना 1 नंबर से रह गया, मेंस में इतने नंबर आते हैं, तो एक जो छोटा मार्जिन होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं फंसा के रखता है। हाँ, बिल्कुल यार अगर 10 नंबर 20 नंबर बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा। जिस हुआ है सर, वैसे एक बार मेंस रुका मेरा सिर्फ सिंगल मार्क्स से, जस्ट ओनली 1 मार्क्स आई कुड हैव गेट इनटू द इंटरव्यू, एंड उसके बाद यू नेवर नो कि आप सर्विस में जा सकते हो हमारे पास। तो ये शॉर्ट मार्जिन हैं, बंदे को लगता है नहीं यार इस बार कोई कमी रही होगी, हाँ थोड़ा सा और पुश करता हूँ, ठीक है। ऑल्दो हम जानते होते हैं कि हमने मेहनत की है, लेकिन फिर भी लगता है कि यार थोड़ा सा और। अच्छा ठीक है, जैसे अब आप इस तैयारी में रहे थे, लंबे टाइम तक स्ट्रगल की, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि यार हम प्रैक्टिकल दुनिया से थोड़े हट रहे हैं, है ना? तो आपका फ्रेंड सर्कल भी वैसे ही ढूंढते हैं कि उन्हीं लोगों से बात करें, है ना? और फैमिली में भी शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा रहता है कि यार कैसे एडजस्ट हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने भी थोड़ा ऐसा फील किया है, अब तो थोड़ा नॉर्मल हो रही है चीज़ें, बट बीच में ऐसा लग जाता है कि कहीं ना कहीं हम ना एक रियल वर्ल्ड से थोड़ा हट भी जाते हैं कि इसी दुनिया में चले जाते हैं। तो ये भी एक शायद एक फंसने का तरीका है ना, जब जो खासकर जो लंबी जर्नी में चलते हैं। तो आपने मेंस लिखे और फिर उसके बाद जब आप स्टेट सर्विस की तरफ आपने एग्जाम देने स्टार्ट किए, तो ऐसा तो लगा कहीं आपको कि यार अब तो क्या ही रह गया, कॉम्प्रोमाइज सा हो गया, कुछ ऐसा कुछ फील हुआ, ऐसा डर सा लगा कुछ कि यार इतना कुछ मतलब पाने के बाद, पैक से पढ़ने के बाद, और IIT में गया, मेंस लिखे बहुत सारे, है ना, मेहनत की, तो यार अब तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज में आने लग गया है। देखो सर, जब अपनी जर्नी के यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट दे रहा था, तब तक तो आई वाज टोटली फोकस ऑन यूपीएससी। तब मैंने सोचा भी नहीं था स्टेट सर्विसेज निकालना, बिकॉज लगता था कि यूपीएससी ही निकाल देंगे। कुछ टाइम के लिए लगा, जो आपने बात बोली है कि आई हैव टू सेटल समवेयर एल्स, आई वाज थिंकिंग एट दिस लेवल, नाउ आई हैव टू सेटल एट दिस लेवल। हालांकि ये दिमाग में बनाई हुई बातें हैं, ठीक है, क्योंकि आप एज एन ऑफिसर आप कहीं भी जाके कैसा भी चेंज ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप IAS बन के ही चेंज लाएंगे, ठीक है। आपके पास बीइंग एन SDM भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं काम करने की, ठीक है। बट लेटर ऑन ये धीरे धीरे जब वो एक जो मैं कहूँगा कि एक जिद थी, वो धीरे धीरे जब छटी, थोड़ा सा क्लैरिटी आई दिमाग में, ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले तो झटका लगा, लेकिन धीरे धीरे हुआ कि नहीं ठीक है, पब्लिक सर्विसेज हैं, ठीक है, इवन आई गो टू द स्टेट सर्विसेज, देन ऑल्सो इट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। जो चीज़ें मैं सोची थी वो ऐसा नहीं है कि मैं उसी स्टेज पे IAS करके ही या फिर IPS बन के ही कर सकता हूँ, आई कुड ऑल्सो डू एट द स्टेट सर्विसेज एग्जाम। फिर मैंने 2-4 लोगों से बात भी की, ठीक है, जो लगे हुए हैं सर्विस में, तो उन्होंने भी यही बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि देयर इज no use of in the state services if you are like dreaming for the civil services examination। तो उन्होंने बताया कि नहीं भाई मजेदार है, यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो, करने वाले यहाँ पे भी बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और है, मैं थोड़ी डीप सी बातें कर रहा हूँ मैं, चलो जो नहीं इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक काफी सारे लोग इस फेज से गुजरता है, और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस टीचिंग में भी रहा है ना, आपने बड़े नजदीक से देखी है चीजें। तो मेरा ये सवाल है कि जब हम अपनी फील्ड थी आपकी, है ना, आज की डेट से इंजीनियर्स है, इवन डॉक्टर्स है, वो इस तैयारी में आते हैं, तो उनका लंबा टाइम हो जाता है कि जो अपनी उनकी फील्ड होती है उससे वो दूर हो जाते हैं। फिर इस तैयारी में यूपीएससी का अटेम्प्ट भी कई बार एग्जॉस्ट हो जाता है ना, फिर उसको लगता है कि यार अब स्टेट बचा हुआ है, तो वहाँ तो उतना फोकस रहना मुश्किल है कि लाइफ की आपकी और सारी चीज़ें भी इकट्ठी हो जाती है ना, आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर आता है, मैरिज का प्रेशर आता है, सोसाइटी में बंदा कुछ करना भी चाहता है, तो उस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया, है ना? राइट। और अगर अभी ना सिलेक्शन होती है आपकी, तो फिर क्या करते हैं, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड से वो हट चुके होते हैं और इसमें शायद उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, फिर भी सस्टेन तो करना है ना, या तो तैयारी करनी है या तो कुछ और भी करना है, जिंदगी तो चलानी है आगे, इसके भरोसे तो नहीं रहना। तो आपने इस पूरे फेज को कैसे हैंडल किया
और अगर सिचुएशन अभी भी वैसी हो रही तो आप क्या करते हैं? देखो सर, आपने दो चीजें इसमें बोली, एक इंजीनियर्स का नाम लिया, एक ने आपने डॉक्टर्स का नाम लिया। देखो मुझे लगता है डॉक्टर्स आर लाइक लकी इन इंडिया, ठीक है, बिकॉज दे कैन फॉल बैक अपॉन देयर ऑप्शंस। ठीक है, वो कहीं भी सर्विस शुरू कर सकते हैं। इंडिया में डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, वी नो दैट, राइट। ठीक है, तो वहां पे दे कैन गो बैक टू देयर जॉब्स। ठीक है, तो उनका तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पहले ही रहता है कि मेरे पास बैकअप है ऑलरेडी। ठीक है, वो अपनी मास्टर्स में निकल जाते हैं, वहां पे अच्छा करना शुरू कर देते हैं। रिगार्डिंग इंजीनियर्स, यहाँ दिक्कत है सर। दिक्कत क्यों है? बिकॉज इंजीनियरिंग फील्ड में फ्रेशर्स की ज़्यादा काइंड ऑफ वैल्यू मानी जाती है। रीजन बीइंग, आप जब कैंपस से पास आउट होते हैं तो यू आर लाइक फ्रेश माइंड, ठीक है, जिनको ट्रेन किया जा सकता है। ठीक है, कंपनीज भी उन्हीं को हायर करती हैं। ठीक है, तो अब जब 5 साल के बाद आप देखते हो चीजों को, तो कंपनी भी नहीं आपको लेंगी सर। हाँ, बिल्कुल। अगर लेंगे भी तो यू हैव टू स्टार्ट विद अ वेरी लोअर ब्रैकेज ऑफ योर पैकेजेस एंड ऑल दैट, जिससे मेरे ख्याल से आज के टाइम में गुजारा भी नहीं होगा। गुजारा भी होता, बिल्कुल। ठीक है, सो फर्स्ट हो जाते हैं, नो डाउट, इसमें बिल्कुल सही बात है। तो इसमें जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं वो तो बैकअप लेके चलते हैं। जैसे आई रिमेंबर माय फ्रेंड जिसने 3 अटेम्प्ट दिए थे। ठीक है, देन ही स्विच टू यूएस। उसने अपनी मास्टर्स करनी शुरू कर दी एंड यूपीएससी छोड़ दिया। बट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था बैकअप, एटलीस्ट जब तक कि मैं यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दे रहा था। हाँ, टीचिंग मैंने स्टार्ट शुरू कर दी, पार्ट टाइम मैंने करना शुरू कर दिया था। बट आई नेवर थॉट कि मैं इस लाइन में आऊँगा या इस लाइन में अपना करियर बनाऊंगा, मैंने सोचा नहीं था। बट आई थिंक फ्रॉम लाइक सिंस लास्ट 3 years और समथिंग, मैंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया था कि इवन आई कैन थिंक अबाउट दिस प्रोफेशन, कि मैं पढ़ाने में, क्योंकि जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि बच्चों के साथ कनेक्ट अच्छा था, मुझे मजा भी आ रहा था कि उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर करने में, उनके साथ इशू को हैंडल करने में, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स या वैसे। क्योंकि इस जॉब की एक बड़ी अच्छी मतलब खासियत ये है कि सर इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब। रिस्पेक्टफुल है, हाँ। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स भी आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, आपका भी एक बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है कि लोग आपके पास अपना करियर लेके आ रहे हैं पूरा पूरा। ठीक है, क्योंकि वो अपने हम पे आगे सौंप देते हैं कि भाई आपने, हम पढ़ेंगे, बस आपने हमें बताना, गाइड करना है कि कहाँ तक किस तैयारी करनी है, किस तरफ जाना है। तो उसमें भी मजा आया। प्लस मेरा माइंड में थोड़ा सा ये था कि आई विल बी लुकिंग फॉर सम स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज आल्सो। ठीक है, मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर भी करने लगा। ठीक है, बहुत सारे फील्ड्स एक्सप्लोर किए। फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स जो आईआईटी बॉम्बे से बने थे, उनके साथ भी मेरी बातचीत होने लगी कि भाई कैसे हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। इवन माय अंकल इज हियर इन चंडीगढ़, तो वो भी उनका काम करें, उनकी भी एक फार्मा कंपनी थी। ठीक है, तो मैं उनमें भी सोच रहा था कि उसमें कैसे किया जा सकता है। सो 3-4 ऑप्शंस वर देयर, बट ऐसा अभी भी इतनी दिमाग में क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे यही करना है हमारे पास। ओके। ठीक है, आई वाज स्टिल कंफ्यूज्ड, आई वाज लुकिंग फॉर ऑप्शंस, बट देन गॉड्स ग्रेस भाई फाइनली सिलेक्शन हो गया, तो दैट जो उलझन थी वो सॉल्व हो गई हमारे पास। ठीक है, बट स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा जो भी एस्पायर कर रहे हैं, तो आप भाई अपने लिए थोड़ा सा एक प्लानिंग बना के चलें पहले से ही। ठीक है, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। जो मैं अपनी भी जर्नी की बात करूँ कि मैंने 6 अटेम्प्ट तक कुछ सोचा ही नहीं है, कुछ सोचा नहीं है। ठीक है, ये कोई आज के डेट में मेरे ख्याल से समझदारी वाली बात नहीं है। तो आप अपने 2 या 3 अटेम्प्ट्स बहुत ही हार्ड वर्क, मेहनत, कंसिस्टेंसी दीजिए, कंसिस्टेंट रहिए अपनी तैयारी में। होता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं होता तो देन यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर अपॉर्चुनिटीज। तैयारी करते रहो, अपनी पेपर देते रहो, अपने एग्जाम देते रहो, बिकॉज 3 साल अगर जो आदमी तैयारी कर लेता है, हमें पता है सर कि उसकी तैयारी एक लेवल पे आ जाती है। उसके बाद जस्ट आपको अपडेट रहना पड़ता है करंट के साथ। ठीक है, तो अपने धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऑप्शन सोचते रहिए। चाहे आप अपने लोअर एग्जाम्स के बारे में सोचिए, चाहे आप स्टार्टअप्स के बारे में सोचिए, या फिर कुछ लोग टीचिंग प्रोफेशन जो आपकी एमएससी में कर लेते हैं, नेट की तैयारी कर लेते हैं कुछ लोग एमएससी करके अपना, समथिंग लाइक दैट। बट एटलीस्ट आई विल से कि 3 साल तो अपने आप को दीजिए इस तैयारी में। चलो, तो अच्छा, जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं ना और एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, मुझे ये करना है, वो करना है, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? तो क्या मतलब डरती थी फैमिली कि भाई कर क्या रहा है, चाहता क्या है? इसमें अब देखो, हमारे घर पे एक तो डैड और एक मॉम। तो भाई डैडी का तो सिंपल सा फंडा था कि तू लगा रहे, तेरा हो जाएगा, यू विल क्रैक इट। मम्मी का ऐसा होता था कि भाई मम्मी को तो ये होता है, जॉब ले लो, शादी करवा लो, सेटल हो जाओ। तो सेम बाकी मम्मियों की तरह मेरे भी मॉम सेम थे कि उन्होंने बोला भाई ठीक है, अब यू शुड स्विच टू सम जॉब, ठीक है, और भाई शादीशुदी का सोचो, समथिंग लाइक दैट। बट इसमें वंस अगेन वन माय डैड एंड अदर मेरे चाचा जी,
उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया, उनकी गाइडेंस मेरे लिए बहुत काम किया है. सो आई रियली थैंक्स हिम अ लॉट कि उन्होंने मेरी बैकिंग भी की, मेरे लिए मेंटर भी बने वो, ठीक है, और मुझे इस पर्टिकुलर जर्नी पे मुझे डोलने नहीं दिया. आई वॉज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग हेड ऑन दिस पर्टिकुलर पाथ बिकॉज ऑफ हिम ओनली, क्योंकि उन्होंने पुश करके रखा भी, ठीक है टाइम लग जाता है लेकिन चीजें हो जाती है. तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जरूर होना चाहिए. अच्छा, कई बार जब ऐसा सपोर्ट मिलता है ना, अनकंडीशनल सपोर्ट मिलता है, तो उस टाइम भी डर लगता है कि क्या खुद को कि यार अगर नहीं हुआ तो फिर तो मैं क्या करूँगा. तो आपको लगा कभी ऐसा कि यार इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग मुझे ना, अगर मैं उस उम्मीद पे ना उतर आगे एंड में जाके फिर क्या होगा? चलो मेरे के तो 5 साल हो गए थे तब ये क्वेश्चन आने लाजमी थे, ठीक है, बट हम तो स्टूडेंट्स को आज देखते हैं 1.5 साल बाद ही लोग आ जाते हैं, बताने लग उनके पेरेंट्स बोलने लग जाते हैं उनका लड़का तो लग गया, उनकी तो लड़की लग गई है. कई बार पेरेंट्स बोलते भी नहीं है कि मेरे बच्चे खुद भी करते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ. 22 साल वाले को भी लग रहा है मैं बहुत बड़ा हो गया, बर्डन हो रहा हूँ. 22-23 वाले बच्चों को भी लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, कि मुझे आई शुड गेट सेटल. तो अगर मैं पर्सनली अपने बिहाफ से बोलूँ तो पहली बात तो सर मैंने मेहनत बड़ी मतलब ईमानदारी से की है. वो ऑनेस्टी बड़ी जरूरी है खुद के साथ. तो मुझे लगता था कि यार मैंने अपना बेस्ट दिया है, और जो मेरे साथ वाले जो मेरे बहुत क्लोज लोग हैं, मेरे फैमिली हैं, जैसा कि मैंने बताया चाचा जी हैं, पापा हैं, उनको तो पता है कि इसने मेहनत की है. और जब आपने मेहनत की होती है तो आपको किसी चीज का ग्रज भी नहीं होता, आपको किसी चीज की अपने आप से कोई खलिश भी नहीं होती कि भाई मैंने ये काम नहीं कर पाया, ये नहीं की, मैंने समय बर्बाद कर दिया किसी चीज में. ऐसा मेरे साथ नहीं था. सो दैट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग फैक्टर कि भाई मैंने अपना बेस्ट दिया है, सिलेक्शन नहीं हुआ है इज अ डिफरेंट थिंग. हाँ, कुछ और हो जाएगा फिर, कुछ तो कर ही लेंगे. आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई जो भी करेंगे बेहतरीन करेंगे, आज नहीं तो कल, शायद समय लग जाए 2-4 साल और लग जाएंगे, बट आई विल बी एट अ वेरी गुड स्टेज इन माई लाइफ. हाँ, तो देखो यही मैं स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि हमें यहाँ से एक बात समझ लेनी चाहिए कि जैसी मर्जी कंडीशन हो, जैसी मर्जी हार्डशिप हो, अगर आपकी मेहनत सही है और आप अपने प्रति ऑनेस्ट है तो मुझे लगता है किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है. डेफिनेटली. हाँ, जो लोग आपको हेल्प कर रहे हैं और जो आपका सपोर्ट सिस्टम है उनको भी पता होता है इस बात का, है ना. तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप अपना 100% नहीं दे रहे होते, राइट, और किसी न किसी डाउट में रहते हैं. तो अगर आप सही से कर रहे हो काम तो मुझे लगता है कोई डरने की जरूरत नहीं है, बट इतना जरूर है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा. वन थिंग आई वांट टू ऐड मोर हियर सर, जब आप तैयारी करते हो यूपीएससी की या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम की, आपकी पर्सनालिटी ड्रास्टिकली इंप्रूव होती है. मतलब आपका जो तैयारी करने से पहले का एटीट्यूड होगा, चीजों को देखने का, आपका एप्टीट्यूड होगा चीजों को करने का, वो आफ्टर प्रिपरेशन ड्रास्टिकली चेंजेस. मतलब आप किसी भी फील्ड में जाइएगा, आप बाकी लोगों से बहुत बेहतरीन करते हो. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब आपके लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि इतने डाइवर्स फील्ड की आपके पास नॉलेज है, हर चीज आप देख चुके हो, टाइम मैनेजमेंट आप सीख चुके हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट आप सीख चुके हो, ठीक है, इतनी आप हार्ड लेबर कर चुके हो, वर्किंग आपके आवर्स, अगर तैयारी को मैं वर्किंग आवर्स में वर्किंग आवर्स ही है ना वो, तो वर्किंग आवर्स हम 10-10 घंटे, हम 12-12 घंटे बिता चुके हैं दिन में. और रहने की कंडीशन अच्छी नहीं है. रहने की जब आप बाहर निकलते हो तैयारी के लिए तो पीजी में रहते हो, खाने की भी दिक्कत है, नहीं है, इवन पीजी में विंडो तक नहीं होती कई बार. उसके अलावा सर, उसके अलावा सबसे ज्यादा आप अपने आप पे कंट्रोल करते हो, जो कि जो आपने स्टार्टिंग में बोला फ्रेंड सर्कल से कंट्रोल करना है, तो हर किसी का, किसका मन नहीं करता भी पार्टी करने का, हर का मन करता है, तो आप अपने आप पे कंट्रोल करते हो. तो सोच के देखो कि कितना डिसिप्लिन आदमी बन के निकलेगा. और वो चीज आपको डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर एनी टाइप ऑफ करियर, हर चीज में आपको हेल्प करेगा. बस एंड तक आपको फिर एक चीज जरूर होनी चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, है ना. जो भी होगा सही होगा. कई बार मैंने ये देखा है कि सारी हार्डशिप देखने के बाद फिर टूट जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है. तो मैंने भी बड़ी सारी हार्डशिप देखी है, फेल हुआ हूँ, बट इतना था कि जो भी करेंगे तो एक सही दिशा में हो जाएगा. तो एस्पिरेंट भाई, हैव सेल्फ कॉन्फिडेंट, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखो एंड कंसिस्टेंट इन योर हार्ड वर्क. देखो वही जो मतलब हम कहते हैं कि कर्म अपने हाथ में है सर. राइट. ठीक है, जो फ्रूट है वो तो देर सवेर मिलना ही है, ठीक है. और एक चीज और मैंने देखी है कि जो हम मेहनत करते हैं फल उसके अकॉर्डिंग ही मिले जो आप एस्पायर करो, जरूरी नहीं है. राइट. हम सोचते कुछ और हैं और कुछ और हो जाता है. जैसे आपकी ही जर्नी देखिए सर, हम ठीक है, आपने भी सोचा था कि आप आईएएस क्लियर करेंगे, ठीक है, बट आज यू आर रनिंग अ
आई विल से अ वेरी लार्ज एकेडमी, पैन हिमाचल आपका प्रेजेंस है, ठीक है, और पता नहीं कितने बच्चे आपसे डेली कनेक्ट करते हैं, आप इंजॉय भी कर रहे हो उस चीज, दे आर रिलाइंग ऑन यू, ठीक है। तो सोच के देखो ना कि आपकी जो मेहनत आपने पहले की उसका आपको फ्रूट तो मिला, फ्रूट मिलता है, लेकिन वो शायद आपने जैसे सोचा था वैसा नहीं मिला, पर दूसरे फॉर्म में भगवान ने दे दिया, उससे बढ़िया ही दिया। हाँ, नाउ यू आर एंजॉयिंग दैट। हाँ, बट ये कि रुके नहीं है ना, अपनी एनर्जी को मतलब बर्बाद नहीं होने दिया, उसे कहीं ना कहीं फिर से चैनलाइज कर दिया। Sir, one thing more from this YouTube channel's medium, I also request parents also to support their kids, like especially for 2-3 years at least. इतना टाइम मैं 2-3 दिन अटेम्प्ट तो दो बच्चे को, क्योंकि 1 साल तो इस तैयारी का ड्यूरेशन ही है। बच्चा पहले साल तो सीखता ही है कि कितना पढ़ेगा, क्या करेगा, उसके बाद उसको समझ आती है कि कैसी चीजें करनी है। Some aspirants are lucky to crack the examination in first attempt, वो तो है ही है, but usually we see that कि भी second या third attempt में results better आते हैं। तो मेरे ख्याल से भी स्टूडेंट्स को आप दीजिए 2 या 3 साल का तो एटलीस्ट समय दीजिए, ठीक है, उनको प्रेशराइज मत कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, डेफिनेटली दे विल ब्रिंग यू सम रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे वो। चलो जी, अब हम थोड़ा पढ़ाई की तरफ बात करते हैं। तो देखो, बड़ी बेसिक सी बात है कि प्रीलिम्स में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए बच्चे की, है ना, क्योंकि आज की डेट से क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है, नोट्स है और सोशल मीडिया पे एकदम बम्बार्डनेस है ना, तो मतलब आप एज ए टीचर, है ना, एज एस्पिरेंट्स, मतलब आप बिल्कुल इस तरह से बताए कि किन किन बातों का ध्यान रखना है प्रीलिम्स में और क्या क्या करना है और क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए। प्रीलिम्स की बात करें, सिर्फ प्रीलिम्स, पहला तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया यहाँ पे सर कि बम्बार्डमेंट, इट इज अ राइट वर्ड, ठीक है। द मार्केट इज दिस होल ऑनलाइन थिंग, द मार्केट इज फ्लडेड विद ऑनलाइन मटेरियल, मतलब आप मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी भी लग रहे हैं तो पूरा मटेरियल नहीं पढ़ सकते, पूरा नहीं पढ़ सकते। और जबकि इफ आई गो बैक एंड इफ आई सी इन 2012-2013 जब हम बात किया करते थे अपने सीनियर से, तो उनके पास सिर्फ एक जीएस का मैनुअल होता था, ओनली वन बुक एंड न्यूज़पेपर, सो यू यूज्ड टू रीड फ्रॉम दैट, ठीक है। तो वो लोग भी क्रैक करते थे, वो भी करते थे, ठीक है। चलो लकी है आज की डेट में एस्पिरेंट्स, उनके पास ऑनलाइन मीडियम है, एक्सेस है हर चीज का एट देयर फिंगर टिप्स, यूट्यूब पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली इस काइंड ऑफ अभी जो फ्लडिंग है इंफॉर्मेशन की, ठीक है, वो बड़ी मिसगाइडिंग है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। रीजन बीइंग वो आपको ना सेटल ही नहीं होने देती चीज, ठीक है। आप एक सोर्स पढ़ते नहीं हो, पहले उसको अच्छे से ग्रास्प नहीं करते हो, दूसरा सोर्स आपको रेफर हो जाता है, या किसी ना किसी टॉपर से रेफर हो जाता है, या किसी फ्रेंड से रेफर हो जाता है, ठीक है। तो अभी आपने एक सोर्स पढ़ा नहीं अपना एंड आपका ध्यान चला जाता है दूसरे पे कि शायद दूसरे में कुछ बढ़िया है कि मैं उस पर स्विच कर जाता हूँ। मैं एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि भाई आप जो आज के टाइम पे बड़ा इंटेलिजेंटली अपना सोशल मीडिया और इन चीज़ों को यूज़ कीजिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कीजिए। रीजन बीइंग, ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना फायदा होता है, लेकिन इट कैन ऑल्सो मिसलीड यू, ये आपको मिसलीड कर सकती है चीज़। तो आपको प्रीलिम्स के लिए अपने एक फिक्स सोर्स अपना पक्का कर लो हर सब्जेक्ट के लिए, जैसा कि इफ वी नेम इट सर, जैसे पॉलिटी में हम बोलते हैं लक्ष्मीकांत। अभी ठीक है, बुक है, बढ़िया बुक लिखी गई है, उसको आप पढ़िए। क्या HPGK है, जोग्टा एकेडमी की हम जो बुक रेफर करते हैं सर, उसमें सब कुछ है, तो आप उसको पढ़िए, प्लस अपना न्यूज़पेपर से उसको एडिशन कर लीजिए। ज्योग्राफी, जैसे मैं खुद टीच करता हूँ ज्योग्राफी, तो उसमें मैं ऑलवेज रेफर की भी 11th की आप NCERTs पढ़ लीजिए, ठीक है, मैक्सिमम 12th की NCERTs पढ़ लीजिए। अब इसका क्या फायदा सर कि मतलब 10 तरह की PDFs आपके सामने हैं और आप उनको बस देखते जा रहे हो और याद कुछ है नहीं, आप याद नहीं है, कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हो आप। अब एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन आते हैं ना भाई, कि ये बुक्स थोड़ी ना आएंगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन कैसे होगा? क्वेश्चन तब होगा जब आपकी कमांड होगी किसी चीज पे, और कमांड के लिए मेरे ख्याल से यू हैव टू गो फॉर सिंगल सोर्स मल्टीपल टाइम्स। एक ही चीज को जब मैं 3-4 बार देखूंगा तब वो चीजें मेरे दिमाग में बैठेगी ना, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो कि रादर देन गोइंग फॉर मल्टीपल सोर्सेज, ठीक है, और हैविंग नथिंग इन योर हैंड, नथिंग इन योर माइंड, आपको एक सोर्स पकड़ के उसको अच्छे से समझ के कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके चीजों को याद भी करना है। एक चीज और सर, प्रीलिम्स का जैसे आपने पूछा है, तो प्रीलिम्स का जैसे यूपीएससी की बात करें चाहे हम स्टेट की बात करें, चलो यूपीएससी का पेपर थोड़ा मोर एनालिटिकल होता है, वहां पे आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज से आपका प्रीलिम्स निकल जाता है, आपको याद करनी पड़ती है चीजें लेकिन कम करनी पड़ती हैं। बट स्टेट सर्विसेज में हम बात करें, जैसे एचएस का भी जो पेपर होता है, उसके अंदर आप देखोगे इट्स अ 50-50 रेशियो, 50% आपका कंसेप्चुअल है, 50% याद करना है। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती जो मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं, उनकी स्टडी में इंटेंसिटी लैक करती है सर।
अब आपने कोई बुक बोल दी, आपने चैप्टर बोल दिया कि पढ़ के आना है, वो बस स्कैन करके आ जाएंगे बैठ के। वो मतलब 1 घंटा लगाया, लाइब्रेरी में चले गए और 1 घंटा उनको लगता है कि लाइब्रेरी में 1 घंटा बैठना है। उनको ये नहीं होता कि मैं इस घंटे में क्या करना है, क्या निकालना है इसमें से। वो आवर्स को अपना टारगेट बना लेते हैं रादर देन कि जो कंटेंट है। और कंटेंट में भी वो कंटेंट जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, उसका भी क्या फायदा सर कि हमने पढ़ लिया और वो पेपर में कहीं काम ही नहीं आ रही चीज। देयर इज नो यूज ऑफ दैट। नहीं, कोई यूज नहीं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि इंटेंसिटी लेके आओ अपनी पढ़ाई में। जो आप पढ़ते हो, मान लो आपने 1 घंटे का सेशन लगाया अपनी स्टडी पे, उसके बाद मिनिमम आई विल से कि 15 मिनट आप एक खाली शीट लेके बैठो। आपने जो चीजें याद की हैं, जो आपने पढ़ी हैं, उनको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो ब्लैंक पेपर पे। ठीक है, कि आपने कोई भी, मान लो लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ ज्योग्राफी में हम रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने रिवर्स सारी पढ़ ली इंडिया की, मान लीजिए 1.5 घंटा लगाया, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया रिवर्स का। आई कैन गारंटी इट किसी को याद नहीं होता सर, वो पहली फर्स्ट गो में किसी को याद नहीं होगा। तो देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गिव योर माइंड अ सिग्नल दैट इसको याद कर भाई, याद कर। हाँ, इसको याद तो करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जामिनेशन में सीधा ट्रिब्यूटरी पूछेगा। ट्रिब्यूटरी तो आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती। हाँ। तो इसलिए आपको इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी अपनी तैयारी में। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ आवर्स नहीं मैं बोल रहा, लेकिन जब आप बैठ रहे हो पढ़ने के लिए, चाहे 2 घंटे बैठ रहे हो, लेकिन 2 घंटे को फुल यूटिलाइज करो। ऐसा सोचो कि ये 2 घंटे मैंने पढ़ा है जो मेरे एग्जामिनेशन में कैसे काम आ सकता। अगर वो आप जो अपनी पढ़ाई के आवर्स को अपने फाइनल डे के साथ आप लिंक करके अगर पढ़ते हो, तो आपकी सर एफिशिएंसी अपने आप उठ जाती है। हाँ, मतलब ये कि जो हमने पढ़ा है कि जब हमें डिलीवरी की जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा। सिंपल सी बात। ये नहीं होना चाहिए ना कि मैंने 4 घंटे पढ़ा और उसके बाद मुझे अगले दिन कोई पूछ रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो वेस्ट हो गया ना 4 घंटे में। तो रिसोर्सेज अपने लिमिटेड कर दो, रिसोर्स लिमिटेड कर दो और उन्हीं को अच्छे से कमांड करो, उनको कंट्रोल करो। ठीक। अच्छा, फिर आता है मेंस पे। मेंस में तो सर जैसा मैंने खुद भी गलतियां की हैं पहले, कि आंसर राइटिंग पहले 2-3 अटेम्प्ट्स में मैंने की नहीं। उसका कुछ कारण केमिस्ट्री भी था। हाँ। कि मैं उसी में लगा रहता था, क्योंकि उसी ने काइंड ऑफ सांस लेनी नहीं थी, काफी लेंथी सिलेबस था उसका। बट फिर भी मेरी तरफ से कुछ कमी रही थी, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा मेंस के लिए कि भाई लिखो। स्पेशली स्टूडेंट्स जब फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, वो एक दिमाग के अंदर पहले ही एक हुआ क्रिएट कर लेते हैं, भाई मैं तो फर्स्ट टाइम लिख रहा हूँ। भाई फिर क्या हुआ, फर्स्ट टाइम लिख रहे हो? लोग फर्स्ट टाइम में पेपर निकालते हैं। ठीक है, तो आपको ये बॉदरेशन नहीं लेनी है कि मेरा अभी सिलेबस अच्छा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। देखो, प्रीलिम्स अगर सर पढ़ लिया तो मान के चलिए हमने मेंस का भी 60-70% सिलेबस कवर कर लिया। कवर होता है। उसके बाद कितने मुश्किल से 20 से 30% टॉपिक बचते हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गई, सोसाइटी होगी, गवर्नेंस हो गया, तो यही तो है 4-5 टॉपिक। उसके बाद भी कहीं ना कहीं करंट में पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्लास में भी हम डिस्कस करते रहते हैं, तो आप बताते हैं स्टूडेंट्स को वो चीजें। तो मेरे ख्याल से कि प्रीलिम्स पढ़ते पढ़ते 70% आपका मेंस का तैयार है। हाँ। बस उस नॉलेज को आपको क्या देनी है, एक डायरेक्शन देनी है मेंस के पढ़े, और वो लिखने से आ जाएगी सर। तो मुझे लगता है कि भाई आप जो मेंस क्रैक करना चाहते हैं वो डरे ना। ठीक है, बस लिखना शुरू कर दो। हाँ, बल्कि हम तो इकट्ठे में मिल के यही बात करते हैं कि लिखना ज्यादा है। तो हमारे जो प्रोग्राम होते हैं क्लास को ज्यादातर लिखने में ज्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल, जैसे आपका ये जो ऑसम प्रोग्राम अभी चला रहे हैं, तो ऑसम प्रोग्राम में हम सारा लिखने वाला ही है। क्लास में भी लिखवा रहे हैं, क्लास के बाद भी लिखवा रहे हैं, और फिर टेस्ट सीरीज भी लिखवा रहे हैं। हाँ, ये मैंने देखा है कि जो बच्चे इतने सालों से हमारे पास लिख रहे हैं, जिन्होंने जेन्युइनली लिखा है, मतलब जिन्होंने टेस्ट पेपर भी लिखे हैं, जो क्लास में लिखवाया गया, तो उनका ना स्कोर आया है, उनकी सिलेक्शन हुई है। तो मेरा भी मानना है कि कहीं ना कहीं लिखने से आपकी बात बन जाती है, और उससे हमें ये भी लगता है कि पता पढ़ना कैसे है, कौन सी चीज़ हमें पढ़नी है। बिल्कुल, तो ये जरूरी है। और लिखने में भी सर एक चीज और है कि कई ना फॉर नेम सेक लिखते हैं। कोई बस होता नहीं कि भाई सब बोल रहे हैं लिखना है, सब बोल रहे हैं टेस्ट सीरीज देनी है, बस आके पेपर दे दिया। ये नहीं देख रहे कि क्या लिखना था, क्या नहीं लिखना था, मैं इंप्रूव कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। टीचर से फीडबैक ही नहीं लेते। पेपर भी आएंगे तो हाफ हार्टेड आएंगे, पूरा तैयार करके नहीं आएंगे। तो जब आप टेस्ट सीरीज लेते हो, जैसे अभी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं, मैं टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स को बोलूंगा जिनका मेंस है अभी 2-3 महीने बाद, ठीक है, तो आप जब पेपर लिखें तो ऐसे सोच के पेपर लिखने जाया करो, पेपर से 1 दिन पहले ऐसी तैयारी किया करो कि मेरा फाइनल डे का एग्जाम है भाई, नेक्स्ट डे, कि मैं जितना मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज कर सकता हूँ मैं करके जाना है। लेट्स से आपका पेपर है, नेक्स्ट डे पॉलिटी का आपका पेपर रखा है, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से इतनी कोशिश करके जाओ कि भाई मैं जैसे फाइनल एग्जाम में पॉलिटी का पेपर लिखने जा रहा हूँ वैसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी सर। राइट। और वो हर टेस्ट में अगर आपने कर लिया और उसको बाद में रिपीट कर लिया, तो सोचो आप तैयारी कहाँ से कहाँ चली जाएगी सर।
तो इसलिए आप लिखिए और लिखने के साथ साथ उसको शिद्दत से लिखिए। हाँ, और ये ज्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप ढूंढिए, इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हो। हर आंसर जो आप लिखते हो, नेक्स्ट आंसर आपका इम्प्रूवमेंट की तरफ होना चाहिए। चाहे आप एक बात इम्प्रूव करो, लेकिन इम्प्रूव जरूर करो। ठीक है। और फिर बात आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। राइट। ऑप्शनल को लेकर बच्चों में कंफ्यूजन नहीं रहता कौन सा ऑप्शनल ले, और दूसरा रहता है कि कैसे पढ़े इसको, है ना, कितना टाइम देना चाहिए ऑप्शन के लिए, बिल्कुल, और क्या इसके टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, तो उसके ऊपर भी एक बारी आप बताएं। देखो सर, क्योंकि आपने पढ़ा है अभी हमारे पास एग्रीकल्चर ऑप्शन। जी बिल्कुल सर। ऑप्शनल में स्टूडेंट मेरे ख्याल से एक चीज भूल जाते हैं, जो मुझे लगता है, स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं कि ऑप्शनल इज अ पार्ट ऑफ मेंस। वो उसमें या तो ज्यादा मजा लेने लग जाते हैं, या किताबें पढ़ने लग जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि फाइनली जाके तो लिखना है। हाँ, अल्टीमेटली ऑप्शनल में स्कोर करना है तो लिखना तो पड़ेगा। मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स में जो गलती देखी है वो यही देखी है कि ऑप्शनल पढ़ते हुए बस वो पढ़ते ही रहते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि लिखना है। हाँ, तो इसको भी जीएस की तरह ही समझो भाई। एग्जाम की डिमांड क्या है। आप एक टॉपिक अगर ऑप्शनल का कवर करते हो तो उसका क्वेश्चन लिखो, और इसमें तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं होती सर, क्योंकि ज्यादातर कमीशंस के इंक्लूडिंग यूपीएससी आल्सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो ऑप्शनल के हैं, दोज आर रिपीटेड इन वन सेंस और अनदर। अगर आप पिछले 10 साल के पेपर उठाओ, ठीक है, और उसका जैसे जैसे आपका, अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो, ठीक है, मान लो कहीं से कोचिंग ले रहे हो या फिर खुद से पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आपने कवर किया उसके पिछले ईयर के क्वेश्चंस देखो, उनको लिखो, फिर अपनी नॉलेज के साथ मैच करो, क्या कमी रही क्या नहीं रही हमारे पास। यही गेम है सर, ठीक है। और प्लस आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और टाइम का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है कि ऑप्शनल कब शुरू करना है, ये भी बच्चों को डाउट रहता है कि किस टाइम पे शुरू करना है। तो यूजुअली वी सी दैट कि स्टूडेंट्स अपनी जो प्रेपरेशन है वो मई या जून में स्टार्ट करते हैं, जो बैचेस अपने स्टार्ट करते हैं। अगर कोचिंग की बात करें जून में आते हैं। सो मुझे लगता है कि पहले 4 महीने तो उनके जीएस पे फोकस करना चाहिए। राइट। कि भाई जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने तो आप जीएस पे कमांड करो। 4 मंथ्स में हमने भी देखा करीब सर 4 सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं, जनरली हो जाते हैं। मेजर सब्जेक्ट्स 4 हो जाते हैं, 4 महीने में कवर हो जाते हैं। कईयों में ज्यादा टाइम लगता है, किसी में कम लगता है। हमारे पास 4.5 मंथ्स के अंदर आप 4 मेजर सब्जेक्ट्स कर लेते हो। उसके बाद हार्डली आपके 3 सब्जेक्ट्स बचते हैं, ठीक है, जो कि काफी मैं बोलूँगा छोटे होते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से ऑप्शनल पिकअप कर लेना चाहिए बाय अक्टूबर आपको उठा लेना चाहिए ऑप्शनल, ठीक है, हर हाल में। ऑप्शनल आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन तक कर सकता है। 4 महीने आप अपना बढ़िया से इसको प्रिपेयर करें ऑप्शनल। इवन आई विल से कि मिड फेब तक भी आप ले जाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पहले अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, 4-5 महीने आपने बढ़िया तैयारी की, आपके 4 सब्जेक्ट्स तैयार हैं, ठीक है। आप 4.5 मंथ्स दीजिए अपने ऑप्शनल को मिड फेब तक। लेकिन मिड फेब तक एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि सर जो बच्चे गलती करते हैं वो बोलते हैं कि हम बाद में लिख लेंगे पेपर्स, पढ़ लेते हैं, लिख बाद में लेंगे। मैं उल्टा बोलूंगा कि आप ऑप्शनल का आप चाहे 60-70% सिलेबस कवर करो, लेकिन 60-70 को इतना तैयार कर लो कि कोई बोले आपको आज आंसर लिखना है तो आप आज आंसर लिख पाओ। हाँ, ये जरूरी है कि 100% पे मत जाओ, चाहे 70% कवर कर लो 4-4.5 महीनों में, लेकिन 70% पे कमांड होनी चाहिए कि आपको डर नहीं लगना चाहिए कि मैं लिख भी पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। तो मैं ये बोलूंगा कि आप पूरा परफेक्शन की तरफ मत भागो, ठीक है। अपना जितना सिलेबस आप करते जा रहे हो उसको कमांड करो। हाँ, और कमांड करने का तरीका सर वही है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल सारे इसके बाहर कुछ नहीं है। एंड रिगार्डिंग सिलेक्शन कि भी सिलेक्ट कैसे करना है ऑप्शनल, तो उसमें देखो, हालांकि सर इट्स अ वेरी डाइसी सिनारियो, वेरी कॉम्प्लेक्स सिनारियो, क्योंकि हम भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आपका तो पीआईसीआर सब्जेक्ट रहा है, ठीक है, साइकोलॉजी रहा है आपने, लेकिन उसमें अब पता नहीं, आई डोंट नो, कमीशंस का भी थोड़ा गड़बड़ है सर इसमें। हाँ, ये है, क्योंकि कमीशंस वाले किसी सब्जेक्ट में तो नंबर दे रहे हैं, किसी में नहीं दे रहे, ठीक है। जैसे पब एड वालों को तो खून के आंसू रुलाए इन्होंने, 60-70 नंबर भी दिए हैं सर। बिल्कुल, ठीक है। अब आज देख लो पीएसआईआर को भी 100 क्रॉस नहीं कर पा, ठीक है, जबकि यूपीएससी में बहुत बढ़िया स्कोर कर रहे हैं लोग, 300-325 भी कर रहे हैं, लेकिन एचएस में परफॉर्म नहीं कर पा रहा ऑप्शनल। तो ये तो अनसर्टेनिटी सर रहेंगी। तो इसका इलाज ये है, अगर तो आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, मींस आप अपने आप को मास्टर समझते हो सब्जेक्ट के, अगर तो वो सिनारियो है। जैसे अगर कोई हिस्ट्री बहुत ही शिद्दत से, जिसने हिस्ट्री पढ़ रखी है, हिस्ट्री की ऑथर्स की बुक पढ़ रखी है डिटेल में पूरी, उनको उनकी कोट्स याद हैं, उनकी लाइंस याद हैं,
सिलेबस हमारे पास पिछले साल 2 स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन दोनों की बल्कि पीएचडी में एनरोल थे, उनकी बड़ी अच्छी कमांड थी, तो उन दोनों ने इंटरव्यू दिया कि सिलेक्शन हो गई थी। एग्जैक्टली, दैट इस इज लेवल का होना जरूरी है। दैट इज माय पॉइंट कि आपने बिल्कुल मतलब एक्यूरेट एग्जांपल दे दिया इस टाइम पे कि अगर आप उसके अपने आप को ऑप्शनल के बॉस समझते हो, उसके मास्टर समझते हो अपने आप को, देन तो फिर सोचना नहीं है, फिर तो कोई भी ले लो कि परफॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि यू विल बी एन एक्सेप्शन। नहीं भी आ रहे होंगे ना, आपके आएंगे बिल्कुल। एवरेज स्कोर तो आ ही जाएगा। PSIR में अगर कोई धुरंधर बंदा है जिसको लगता है कि भाई फोड़ू आदमी हूं मैं, इसमें बहुत अच्छे से कर सकता हूँ इसको मैं, देन दैट पर्सन विल डेफिनेटली स्कोर गुड इन PSIR आल्सो। बिल्कुल। बट प्रॉब्लम क्या है सर, मैं बोलूंगा 99% जो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं किसी की कमांड नहीं होती। बस यही है, 99% ग्रेजुएट्स की किसी की कमांड नहीं होती सर। और तब फिर आदमी बोले कि मैंने सब्जेक्ट पढ़ रखा है, तो मैं बोलूंगा भाई ऐसा पढ़ा ना पढ़ा एक बराबर है। हाँ। अब बोलो मैंने ग्रेजुएशन में PSIR लिया था एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, और उसमें मैं पास हो गया। पास भी हम जानते हैं ग्रेजुएशन में कैसे पास होते हैं, कैसे हम करते हैं। ठीक है, 2 और 3 डेज प्रायर एग्जाम हम तैयारी करते हैं, उसको लिख के पास हो जाते हैं। मैं उसको सब्जेक्ट नहीं मानता आपका। मैं बोलूंगा आपका बैकग्राउंड नहीं है PSIR। बैकग्राउंड में उसको मानूंगा कि भाई आपके अंदर पहले दिन से दमखम है एटलीस्ट 60% पेपर लिखने का। या तो आप UGC लेवल की आपकी प्रिपरेशन है उसको। UGC में भी सर ना उनका भी सिलेबस थोड़ा मेरे ख्याल से डिफरेंट है। ठीक है, बट मैं ये बोलूंगा कि सीधा सा मेरा फंडा ये है कि अगर आप मास्टर हो ना उस चीज की, आपको पेपर पढ़ा दूं आज, आप बोलो कि मुझे 60-70% पेपर मैं आज भी लिख लूंगा। हाँ, अगर इतना कॉन्फिडेंस आप रखते हो देन आप वो सब्जेक्ट ले लो। उसके बाद अगर नहीं है ऐसा ऑप्शन हमारे पास, उसके बाद सेकंड आते हैं साइंस वाले। सर साइंस वालों के लिए बता दूं 5 सब्जेक्ट स्कोर साइंस के, जैसे फिजिक्स, ठीक है, जिसको हम बेसिक साइंसेस बोलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट हैं सर। मैं कह रहा हूँ इसमें मार्क्स लेने की कोई लिमिट नहीं है। आप 200 में से 180 स्कोर कर सकते हो। आता है स्कोर, इतना आ जाता है, 170, 180, 160 स्कोर कर सकते हो आप, बट प्रोवाइडेड भाई क्या होने चाहिए, आप इसके एक्सपर्ट होने चाहिए। हाँ, और टाइम मतलब ऐसे एक्सपर्ट होने चाहिए कि भाई मतलब हिला देंगे पेपर को। पेपर 200 का 200 अटेम्प्ट होगा आपका, तब जाके इस सब्जेक्ट को हाथ लगाना। नहीं तो हम कहीं चकाचौंध में किसी के देख के भी इसने फिजिक्स में 160 ले लिए। मैंने फिजिक्स पढ़ी है, मान लो मैंने भी MSc की है फिजिक्स में, कोई सोच रहा है अगर ऐसा, और मैं भी लेके 160 स्कोर कर लूंगा, अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने 160 लिए हैं, ठीक है, उसका फिजिक्स में कैलिबर कहाँ पे है, आप उसको जज नहीं कर सकते। हाँ, तो ये कि हम देखा देखी में नहीं करना, अपनी स्ट्रेंथ को समझे, पहले अपनी स्ट्रेंथ को, अपने रिसोर्सेज देखे, आपको आपके पीछे कौन आपका गाइड है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। हाँ, प्लस जो न्यूट्रल लोग हैं अब वो फिर सोचते हैं, उनको सोचना बनता है कि क्या परफॉर्म कर रहे हैं सब्जेक्ट। वो तो है ही है, वो जरूरी है। जैसे हमने भी एग्रीकल्चर, आपने सब देखा ही है कि हमने बहुत बच्चों को सजेस्ट किया और बढ़िया परफॉर्मेंस भी रही है। अच्छा, ठीक है, क्यों? एग्रीकल्चर इज अ फाइन ब्लेंड ऑफ मिक्सचर ऑफ द सब्जेक्ट। साइंस भी कुछ चीजें आती हैं, कुछ आपकी ह्यूमैनिटीज की भी चीजें हैं, देन सोशियोलॉजी भी ठीक जा रहा है सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट हमारे पास चीजें परफॉर्म हो रही है उसमें भी। एंथ्रोपोलॉजी भी मेरे ख्याल से लगता है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है चीजों को करने की। और यहाँ एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि आपने भी स्टेट सर्विस जो ऑप्शनल चेंज कर दिया था, उसके पीछे क्या? राइट, वही सर, देर आए दुरुस्त आए। तो केमिस्ट्री जब पे नहीं कर रही थी, समझ ही आ रहा था, और पे में मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सब्जेक्ट को दोष नहीं दूंगा, ठीक है, कहीं ना कहीं मेरी ट्यूनिंग नहीं बनी सब्जेक्ट के साथ। ऐसे तो हैं जिन्होंने UPSC में मतलब क्रैक किया है, केमिस्ट्री से भी मतलब IAS लगे हैं लोग करके क्रैक, लेकिन मतलब मेरे में कुछ कमी रही होगी, मैं ही नहीं उसको अंडरस्टैंड कर पाया सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, या फिर मेरा उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई। तो वो फाइनली समझ आ गया, देन आई स्विच कि भाई ठीक है, ह्यूमैनिटीज का लेना है कुछ, और ह्यूमैनिटीज में मेरा थोड़ा इकोनॉमिक्स से थोड़ा नाता था, थोड़ा एग्रीकल्चर भी पसंद था, थोड़ी चीजें, थोड़ा साइंस भी मुझे एक्चुअली में पसंद ही थी पहले। इवन आई एम फ्रॉम नॉन मेडिकल बैकग्राउंड, बट पढ़ते पढ़ते बायो में इंटरेस्ट ज्यादा आने लगा। ये बॉटनी, जूलॉजी, मतलब अच्छे से मैंने काफी टाइम साइंस एंड टेक भी टीच किया है स्टूडेंट्स को, तो वो मेरा एक अलग ही एक फ्लेवर बन गया था, टेस्ट बन गया था एक सब्जेक्ट का। और एग्रीकल्चर मुझे वो एक कॉम्बिनेशन दे रहा था कि जहाँ पे मेरी थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की नॉलेज, थोड़ी एग्रीकल्चर की, थोड़ी एनवायरनमेंट की नॉलेज, और थोड़ी मेरी साइंस की नॉलेज क्लब हो रही थी। हाँ। ठीक है, तो मैंने फिर वो स्विच कर लिया एंड फाइनली
इसने ही मुझे फाइनली सक्सेस दिला दी, पार लगा दिया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलो फिर लास्ट स्टेज रहती है इंटरव्यू की, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करते हो आपकी इंटरव्यू है क्या चीज़ है? बस पहले तो स्टूडेंट्स को डरना नहीं चाहिए अभी इंटरव्यू से, क्योंकि हमें भी डर लगता था जब क्योंकि मैंने भी आई थिंक दिस वाज माय, जब मेरा सिलेक्शन हुआ आई थिंक दिस वाज माय फिफ्थ इंटरव्यू। तो कहाँ मैंने अपना पंजाब में दिए इंटरव्यू, पंजाब में दिया, ठीक है, हरियाणा में इंटरव्यू दे चुका हूँ पहले, ठीक है, मतलब एक और एग्जाम था हटके थोड़ा, उसमें इंटरव्यू दिया मैंने, ठीक है। तो ऐसे करके फोर्थ या फिफ्थ इंटरव्यू थी, ठीक है। तो पहले 2 में तो मुझे भी डर था, मुझे लगता था शायद नॉलेज चेक करते होंगे, ठीक है, कि नॉलेज चेक होती होगी कि कितना आता है कितना नहीं आता है हमारे पास। बट दोनों इंटरव्यूज में जो पढ़ के गया वो तो काम आया नहीं आता, कभी भी नहीं आता इंटरव्यू पढ़ा के काम मतलब आई विल से कि डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आया उनमें से। रादर क्वेश्चंस क्या पूछे गए मेरे से, मेरी ही पर्सनैलिटी से, मेरे ही बायो से, मतलब मेरा बायोडाटा क्या है, मैंने क्या चीज़ें की हैं, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, सिचुएशन कोई मुझे दी गई, कैसे आप उसको हैंडल करोगे। बड़े जनरलाइज से टॉपिक मुझे दिए गए, जैसे फार्मर्स की समस्याएं क्या हैं, या फिर हम बोले सोसाइटी में ड्रग अब्यूज़ की समस्या ये क्या है हमारे पास, या फिर नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, यूथ की समस्या है, ठीक है। ये सब बहुत ही जनरलाइज से टॉपिक्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। प्लस मैक्सिमम जो मुझे लगता है इंटरव्यू में वो आपका चेक करते हैं, वो चेक करते हैं कि आप कितने अवेयर हो। हाँ, अवेयरनेस बहुत चेक करते हैं आपसे, ठीक है। तो उसमें वो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि मान लो कल आपकी इंटरव्यू है, रात को क्या हुआ था। तो आई रिमेम्बर दिस ईयर्स क्वेश्चन, जब ये मैच था, इंडिया यूएस का मैच था सर। अच्छा। मेरी इंटरव्यू से पहले लास्ट डे मैच था इंडिया यूएस का। अच्छा। ठीक है। आई एम ऑल्सो हॉबी इन क्रिकेट ऑल्सो, मैंने क्रिकेट बोला भी उनको जाके वहाँ पे, ठीक है। एंड दे सर्टनली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दैट। तो उन्होंने पूछा क्वेश्चन कि भाई कल को इंडियन इनिंग में कि कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण इंडिया को 5 रन एक्स्ट्रा मिले हैं। अच्छा। तो वो मैच क्योंकि वेस्ट इंडीज में हो रहे थे, लेट रात तक चल रहे थे मैच, ठीक है। इंटरव्यू थी तो मैं एक इनिंग देख के सो गया था, ठीक है। दिस वाज इंसिडेंट्स फ्रॉम द सेकंड इनिंग। अच्छा। उन्होंने वो क्वेश्चन भी पूछ लिया मेरे से नेक्स्ट डे जो कल रात को हुआ है। कल रात को हुआ था, हाँ। तो मैं ये बोलूंगा कि रादर देन मगिंग अप द फैक्ट्स, आप ज्यादा अवेयरनेस पे ध्यान दो कि यूनिक चीज क्या हुई आपके आसपास, ऐसी क्या बात हो रही है जिसके बारे में सारे लोग बात कर रहे हैं, एक आम आदमी भी बात कर रहा है, अगर 2 लोग चाय पी रहे हैं वो भी बात कर रहे हैं उसके बारे में। हाँ, तो ये पढ़ाई से नहीं रिलेटेड है, पढ़ाई से लिंक नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी की बात है कि आप कितना कीन हो चीजों को ऑब्जर्व करने में, ये आपके ऑब्जर्वेशन की बात है, मैं मानता हूँ ऑब्जर्वेशन की बात है कि आप ऑब्जर्व कितना करते हो, किसी चीज को एनालिसिस कितने बेटर तरीके से करते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि भाई आप न्यूज़पेपर पढ़ा करो, जरूरी है। न्यूज़पेपर आपकी वो पर्सनैलिटी में इन्हांसमेंट लाता है, क्योंकि आप अपने ओपिनियंस होते हैं, लेकिन जब आप दूसरों के एडिटोरियल्स में ओपिनियन सुनते हो तो आपका भी होराइजन बहुत ब्रॉड हो जाता है, होराइजन बढ़ता है, आपका होराइजन इतना ब्रॉड हो जाएगा, आपको लगे अच्छा ये भी हो सकता था, सोचने का ये भी तरीका है। क्योंकि हम बड़े रिजिड होते हैं अपने माइंडसेट में, बिल्कुल हमें लगता है जो हमने सोच लिया शायद यही है, ठीक है। लेकिन एक समझदार आदमी, कोई एक पढ़ा लिखा एक्सपर्ट बंदा जब हमारे सामने कोई दूसरा ओपिनियन रखता है तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, यार बात तो ये भी सही बोल रहा है, ये बात तो ये भी सही बोल रहा है, एक पहलू तो ये भी है इस बात का। देन यू सर्टेनली रियलाइज दैट कि आपका खुद का सोचने का वे आउट बहुत बढ़ जाता है, you become very open in your mindset, ठीक है। and that is a very you can say unique thing happen to you, ठीक है। वो आपके साथ होती है, वो पता भी नहीं लगता कैसे होती है, तो धीरे धीरे बिल्ड हो जाती है आपकी पर्सनैलिटी में, वो आ जाती है। तो इसीलिए इंटरव्यू की तैयारी मैं बोलूंगा रोज की तैयारी है ये तब नहीं है कि मेंस हो गया तब इंटरव्यू की तैयारी है, ये तो शुरू से जिस दिन आपसे मतलब एग्जाम के बारे में सोच लिया तो उसी दिन से ये स्टार्ट है। हाँ, दूसरी बात सर, जैसे पर्सनैलिटी में ये भी बोलते हैं कि यू शुड बी वेरी पोलाइट, यू शुड बी वेरी हम्बल, आपने इंटरव्यू पैनल के साथ कभी आर्ग्यू नहीं करना है, ये आप अपनी पर्सनैलिटी में पहले से ला सकते हो। कोई आदमी एक पर्टिकुलर डे में हम्बल नहीं हो सकता, उस दिन नहीं हो सकता, उस दिन अगर थोड़ा सा प्रोवोक करेगा तो उसका निकल जाएगा। और वो करते हैं सर, वो दे आर एक्सपर्ट, उनको पता है कैसे चीजें आदमी को पुश करना है, कैसे ट्रिगर करना है उनको। हाँ, तो हो भी जाते हैं लोग, हो जाता है, दैट बिकम्स नेगेटिव पॉइंट फॉर देम। तो मैं बोलूंगा आप हम्बल बनिए, लोगों से प्यार से बात कीजिए, स्माइल रखना शुरू कीजिए अपने फेस पे,
ठीक है, वो चीजें फिर आपको आपके लिए बड़ी नेचुरल हो जाएगी। नेचुरल हो जाएगी, हाँ, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाएगा। हाँ, तो आपको वो हमेशा के लिए इंटरव्यू से पहले 10 दिन आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड कि मैं तो वैसे बंदा ही वैसे हूँ जैसे लोग मुझे बोल रहे हैं। हाँ, वो तो है ही। जो हम इंटरव्यू की गाइडेंस हम टिप्स देते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आपके तो जो बॉक्सेस होंगे सारे पहले टिक होंगे। आप पहले पर्सनालिटी आपने वैसी बना दी अपनी, तो आपको तो कॉन्फिडेंस ही बूस्ट होगा। जो सब लोग कह रहे हैं ऐसा करना चाहिए, मैं तो पहले ही वैसा हूँ, तो आप डरोगे नहीं। बाकी आप थोड़ा बहुत अपने सब्जेक्ट को तो चलो पढ़ के जाती हो इंटरव्यू के लिए, ठीक है, जो आपका ऑप्शनल रहा है, जो आपकी ग्रेजुएशन रही है, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ये सब बातें हम ध्यान रखें तो बढ़िया हो जाती है। ठीक है, अब एक फेज में और टच करूंगा एज ए टीचर, है ना। 6 साल से हम इकट्ठे पढ़ा रहे हैं, उससे पहले भी हमने शायद टीच किया होगा। फिर कोविड के बाद तो हमने बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखा है ना, टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, बड़ा कुछ हुआ। तो ना मैं आपको ना ये बताना है कि जो स्टूडेंट्स है ना, वो किस माइंडसेट क्या है ना, उनके लिए क्या क्या, मतलब आपको मैं बोलूँ कि आप 3 कैटेगरी में स्टूडेंट को डिवाइड करो, राइट, है ना। तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा कि जो बहुत ही शार्प स्टूडेंट्स होते हैं, शार्प इन द सेंस कि जो बहुत ही एक्टिव होते हैं, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड में अच्छा कर चुके होते हैं, पहले ग्रास्पिंग पावर जिनकी अच्छी होती है, तो उनके साथ 2 बातें हो सकती हैं सर। पहली बात तो दे मे गेट ओवर कॉन्फिडेंट कि भाई हम तो फोड़ ही देंगे, हम तो निकाल ही देंगे एग्जाम। स्पेशली जब वो 40 बच्चों की क्लास में बैठते हैं, उनको लगता है भी इन 40 में मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं। हाँ, ये भूल जाते हैं भी 40 का थोड़ी ना आपका कंपटीशन है। आपका कंपटीशन पूरे स्टेट के साथ है, पूरे देश के साथ है आपका कंपटीशन। इन 40 में आप इनसे बड़ा भी हो लोगे, आप अच्छा भी दिख लोगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपसे भी धुरंधर लोग बैठे हैं। तो उनको तो अपनी ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए अपनी मेहनत वो कम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं उनको तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप ठीक है अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, बट डोंट अलाउ दिस कॉन्फिडेंस टू बी हावी ऑन योर एफर्ट्स। आपके एफर्ट्स नहीं कमानी चाहिए, ठीक है। ये तो एडवांटेज है आपके पास कि आप अच्छे माइंडसेट की ग्रास्पिंग पावर अच्छी है आपके पास, आपका आईक्यू अच्छा है, ठीक है। तो आप ऊपर से मेहनत कर दोगे तो आपको तो रिजल्ट बहुत ज्यादा बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, इसलिए आप तो मेहनत कीजिए, अपनी शिद्दत से मेहनत कीजिए, ठीक है। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, आपको तो बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरे कई बार बहुत अच्छे माइंडसेट के लोग होते हैं, लेकिन वो बहुत ही आई विल से केयरलेस हो जाते हैं। They may fall trap into a bad company। ये हमने भी देखा, बहुत देखा है चीज, ठीक है। ये बहुत मेरे को लगता है और दुख भी होता है सर, क्योंकि हमें पता लग जाता है स्टूडेंट्स का भी ये बड़ा दमदार स्टूडेंट है, ये निकाल सकता है रिजल्ट, बट आफ्टर 2 months देन वी सी कि भाई ना वो पढ़ के आ रहा है, ना उसका क्लास में ध्यान है, किसी गलत कंपनी के साथ वो कॉप अप कर रहा है हमारे पास, ठीक है। तो उन चीजों से बचें कि आपको अपने पोटेंशियल को वेस्ट नहीं होने देना, टाइम मिला है आपको, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जाए। ये तो हो गई सर फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में अगर बात करूं मैं, तो जो एक मॉडरेट स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका ठीक ठाक आईक्यू है, बड़ी आईक्यू है, प्लस जो ठीक ठाक मेहनत करते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा सर इस तैयारी में सबसे ज्यादा चांस उनका है, ये तो है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन उनका चांस है। क्यों चांस है उनका? बिकॉज उनको अपनी कमियां पता है, उनको अपनी स्ट्रेंथ पता है, और उनको पता है कि मुझे हार्ड वर्क नहीं किया तो मैं मार खा जाऊंगा, और ये चीज उनके लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाती है। तो वो तो उन स्टूडेंट के लिए तो यही है कि आप एक बस चीज से बचे, वो एक चीज में मार खाते हैं सर, वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले जाते हैं। वो बहुत रहता है, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले जाते हैं कि भाई दूसरा तो बहुत बोल रहा है क्लास में, इसको तो बहुत कुछ आता है, शायद मुझे नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो आप इस चीज से बचें, और इससे बचने का आपको बढ़िया तरीका बता रहा हूं कि आप एक चूज कर ले मेंटर, जिसके साथ, जिस भी आपके मेंटर के साथ आपकी ट्यूनिंग बढ़िया बन रही है, ठीक है। जो भी आपके आसपास है, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, आपके कोई टीचर भी हो सकते हैं, जिस एकेडमी में आप पढ़ रहे हो वहां पे भी कोई टीचर हो सकता है, आपका कोई भी फैकल्टी हो सकती है, ठीक है। उसको आप एक मेंटर मान लीजिए, उसके साथ कनेक्ट हो जाइए और अकाउंटेबल बन जाइए उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, ठीक है। कि अगर काम लिया उनसे, काम दिखाया उनको, कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है मेरा काम, ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, कहाँ पे कमी आ रही है, ठीक है। प्लस ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करिए जो आपको बूस्ट करते हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को रेज करता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप भी अपने आप को कम मत आंकिए, ठीक है। आप कम बोलते हैं
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हो, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था इस चीज का। ये ठीक है भाई, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी स्ट्रेंथ चुपचाप रिजल्ट देने में है। मतलब मैंने कितनी बार देखा है जो क्लास में बहुत ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स देता है, उसके स्कोर नहीं आते टेस्ट में। एक चुपचाप कोने में बैठा हुआ स्टूडेंट उसके आ जाता हाईएस्ट स्कोर करता है, एंड वी आर आल्सो सरप्राइज्ड बाय सीइंग दैट। तो इसके कैसे आगे, इसको तो क्लास में कभी हमने सुना भी नहीं था इसका। तो भाई ऐसे स्टूडेंट्स अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है, एक मेंटर चूज कर लें जो आपको बूस्ट करे, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, आपको राइट पाथ पे वो आपको गाइड करता रहे। थर्ड सर, तीसरी कैटेगरी में ये होते हैं कि जो लोग थोड़ा सा एजुकेशन में पहले बैकग्राउंड में थोड़ा वीक रहे हैं, जिनका बेस नहीं बन पाया। कई बार स्कूलिंग भी सर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस इतनी अच्छी नहीं होती है, नहीं होती। ठीक है, कई लोग हिंदी मीडियम से बेचारे पढ़े होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, ये नहीं है कि हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो उसमें कोई कमी है। हाँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। मैं खुद सर, मेरा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से, मास्टर तक हिंदी मीडियम से हुई है। बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा एग्जाम का हमारा पैटर्न ऐसा है सर, जहाँ पे चैलेंज है हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, इसको अब हम कितना भी इग्नोर करें, लेकिन इग्नोर कर नहीं सकते इस फैक्ट को, क्योंकि इंग्लिश में जो रिसोर्सेज हैं, इंग्लिश में जो बुक्स हैं, ठीक है, वो काफी इजी हैं कंपैरेटिवली हिंदी से। लेकिन पर ऐसा नहीं है कि हिंदी में आप लेके परफॉर्म नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हो हमारे पास। ठीक है, तो ये तो चलो हिंदी लैंग्वेज की बात हुई। अदरवाइज ऑल्सो आपने कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, मान लीजिए, ठीक है, बहुत सारे आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, उनको लगता है कि मैं तो मैथ्स सी सेट में कर ही नहीं सकता, पहले से ही एक अपने अंदर ये डर बिठा लेते हैं। हाँ, जब मैं साइंस पढ़ ही नहीं सकता। तो मैं उनके लिए ये बोलूंगा भी, ऐसा मत सोचो आप। आज आपकी जो कमी है वो ऐसा नहीं कि आप अकेले हो, सबकी कोई ना कोई कमी थी, मेरी भी कमी थी सर, आपकी भी कमी रही, सबकी कमी रही। ठीक है, बट असल में जो आपको काम करना है वो ये है कि आप कैसे अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते हो। हाँ, ये जरूरी है। कैसे अपनी वीकनेस को आप क्या करते हो, नलीफाई करते हो उसको। तो आपको डरना नहीं है, आपको अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। ठीक है, हाँ, आपकी मेहनत हो सकता है कि बाकी स्टूडेंट्स से थोड़ी ज्यादा हो, कईयों ने वो सब्जेक्ट पहले पढ़ा है सर, उन्होंने पहले मेहनत की है, आप आज मेहनत कर रहे हो इस चीज पे। ठीक है, तो अगर आप आज भी मेहनत करते हो तो आप इन दोनों फर्स्ट और टू से आप ऊपर निकल सकते हैं। हाँ, तो आप मतलब मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंट ज्यादा रहना पड़ेगा पढ़ाई में, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, बट उस मेहनत का रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा। इस तरह से मतलब हम अलग अलग बच्चों को जैसे हम कनेक्ट भी करते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि किस लीग में है ये बंदा इस टाइम पे, उसको अकॉर्डिंगली वी कैन। तो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे हैं, है ना, तो मैंने एक चीज बड़ी नोटिस करी है, कई मेरे ना बच्चे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हैं, करना है, और फिर एकदम डाउन हो जाते हैं, तो ना एक पेशेंस लूज कर जाता है। तो मतलब जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो उनको किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए ताकि उनका एक ऐसी ग्रोथ रहे कि ऐसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाए और उसके बाद सीधा डाउन हो जाए, तो वो उस पर आप बात करें, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा सा कई बार ज़्यादा एग्रेशन ज़्यादा दिखा देता है और फिर बाद में थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ये है सर समस्या, क्योंकि जब तैयारी करना आप स्टार्ट करते हो, पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उतरते हो, बड़ा जोश होता है, एनर्जी होती है, आपने सब्जेक्ट्स को पहली बार पढ़ा होता है। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट भी आता है, आप उसमें मजा भी लेते हो, आप उसमें परफॉर्म भी करते हो हमारे पास। ठीक है, सब बढ़िया जा रहा होता है, बट सम हाउ ड्यू टू सम रीजन, लेट्स से आपका प्रीलिम्स का पेपर रुक गया, चाहे आधे से रुका, चाहे एक से रुक गया समा, और वो सेटबैक लगता है एकदम से, उसको लगता है भी मैं तो सब सही जा रहा था, सब बढ़िया कर रहा था, ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। उसमें साइकोलॉजिकली 2-3 चीजें आती हैं दिमाग में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रस्ट्रेशन कि भाई मैंने पूरा साल मेहनत की, सब कट ऑफ हुआ, सब चीजें की, और ये मेरा प्रीलिम से रुक गया। तो सीधा दिमाग में सिग्नल आता है, ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, इतनी मेहनत करने का फायदा क्या हुआ हमारे पास। तो पहले तो ये थॉट नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ठीक है आपके साथ अभी नहीं हुआ, क्योंकि हम जैसे बोलते हैं कि डेस्टिनी भी एक चीज है सर अपनी जर्नी में, इसमें मेहनत आपने की, बट हो सकता है कि वो नेक्स्ट ईयर आपके लिए लिखी हो वो चीज। ठीक है, तो इसलिए आप अपना पेशेंस लूज ना करें, अपनी मेहनत जो आपने की है उसको कैरी ऑन करें। रादर आपके अंदर ये आना चाहिए कि भाई शायद मेरे ही अंदर कुछ ना कुछ हल्की फुल्की कमी थी जो मैं कहीं पे मिस कर गया।
ठीक है, अगर आप स्ट्राइव करते हो प्रोग्रेस करने के लिए तो आप कभी नीचे आओगे नहीं सर, ऊपर ही जाओ, आप ऊपर ही जाओगे। रीजन बीइंग आपके अंदर वो जज्बा है कि मैंने करना ही करना है, इंप्रूव करना है, कैसे ना कैसे इसको क्रैक करना है। एक तो ये होता है। सेकंड ये भी होता है कि पेपर की वजह से नहीं, आप वैसे ही यार स्टूडेंट्स पहले 5 महीने पढ़े फिर एकदम से नीचे आए, ये बहुत बड़ी दिक्कत मिलता है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके सर कई कारण हैं मुझे लगता है इसमें, ठीक है। एक तो कारण है कि कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो अपना घर बार छोड़ के यहाँ तैयारी करने आते हैं। स्टार्टिंग में तो चलो कैसे ना कैसे अपने आप को संभाल के वो प्रिपेयर करते हैं। 4-5 महीने के बाद जब, क्योंकि ये थोड़ा मोनोटोनस रूटीन है सर, बिल्कुल ये तैयारी जो है, सुबह क्लास आना, जाके खाना खाना, रेस्ट करके फिर किताबें उठा लेना, फिर सो जाना, फिर आना, फिर बना, वही रूटीन, इट्स अ काइंड ऑफ अ रूटीन। तो 4 महीने तो आदमी कर लेता है, ठीक है। उसके बाद एकदम से बंदे को लगता है पता नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, प्लस घर से दूर हो आप, मे बी आप बहुत बढ़िया अपनी एक जिंदगी को छोड़ के आए होंगे जहाँ पे आप मजे भी कर रहे थे अपनी जिंदगी में, ठीक है। अच्छा क्लाइमेट भी शायद आप छोड़ के आए हो, कोई बंदा अच्छा क्लाइमेट, अच्छा फूड छोड़ के आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 बातें स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूंगा मैं, ठीक है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी एक एक्टिविटी बनाइए डेली की, मिनिमम 1 आवर, कम से कम 1 आवर, इट कैन स्ट्रेच अप टू 2 आवर्स ऑल्सो, जो आपको पसंद है। हाँ, किसी के कहने पे नहीं, किसी ने बोल दिया ये करा भाई, पार्क में टहला, ठीक है, आपका मनी ना हो, उसका फायदा नहीं है। हाँ। जो आपको पसंद है, ठीक है। आपको भी याद होगा सर, हमारे साथ 1-2 स्टूडेंट थे जो कुकिंग पसंद थी जिनको, ठीक है, वो लड़का शाम को अपने लिए कुक करता था, उसको मजा आता था खाना, जो अच्छा लगता है वो करे, ठीक है। तो अपना 1-1.5 घंटा वो कुकिंग में ही स्पेंड करता था, और उसका वो जो पूरे दिन का बर्डन है ना, वो सारा रिमूव हो जाता है। किसी के लिए रनिंग हो सकती है, किसी के लिए जिम हो सकती है, किसी के लिए बैडमिंटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। मैं जैसे रोज तो नहीं कर पाता था, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में 3-4 साल मैं संडे टू संडे आई यूज्ड टू प्ले अ क्रिकेट मैच। तो मैं जाता था सुबह अराउंड 6 o'clock, हम जाते थे कि 12-1 बजे तक वापस आके एक मैच एक वीक में खेलता था मैं, जिससे ये लगता था कि भाई कुछ अपने लिए हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ता। हॉबी वही है, ठीक है। तो एक चीज तो वो अब स्टूडेंट कर सकते हैं कि 1 से 2 घंटा, ठीक है, 1 घंटा मिनिमम, ठीक है, 2 घंटा मैक्सिमम, 2 से ऊपर भी नहीं जाना, फिर वो पढ़ाई को आपको कॉम्प्रोमाइज करेगा। 1 से 2 घंटे के बीच में मैनेज करिए अपनी कोई बढ़िया मन पसंदीदा चीज, ठीक है। हो सके तो आउटडोर एक्टिविटीज करिए, ज्यादा फायदेमंद है, रादर देन स्टिकिंग टू अ लैपटॉप और अ मोबाइल। कुछ ना सूझे तो वो भी कर लो, हाँ, मूवी देख लो, कोई कॉमेडी वो देख लो, कुछ ना सूझे तो वो भी कर लो, लेकिन आई विल से कि प्रेफर करो आप बाहर निकल लो, बाहर आउटडोर कुछ एक्टिविटी रहे, जिससे फिजिकली भी आपका दिमागी होगी, मेंटली भी आपका चार्ज हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो काफी आपको रिफ्रेशमेंट मिलेगी, ठीक है। सेकंड, आपको फोकस करना है जहां पे सबसे ज्यादा निगलेक्ट होता है, वो है फूड सर। फूड, हाँ, बच्चे क्लास लगाने आते हैं विदाउट हैविंग ब्रेकफास्ट। ये बहुत बारी होता है। रात को 8 बजे खाना खाया हुआ स्टूडेंट सीधा सुबह उठ के 9 बजे क्लास लगाने आ रहा है, और 4 घंटे की क्लास, सीधा 4 घंटे की क्लास है, 1 बजे जाके वापस खाना खा रहा है। सोचो उसके मेंटल हेल्थ पे, उसके फिजिकल हेल्थ पे। हमारे कितने केसेस ऐसे रहते हैं, कभी किसी को पैनिक अटैक भी आ जाता है, कभी किसी को गर्मी की वजह से आता है, तो ज्यादातर तो ये दिखता है कि वो शायद खान पीन ठीक से नहीं करता है, खाना ठीक से नहीं है। वो बड़ा जरूरी, हम भी इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चों को कि एटलीस्ट अपना फूड बढ़िया रखे। कुछ नहीं है तो चंडीगढ़ में बहुत सारे ऑप्शन है, अपने फ्रूट्स खा लें ताकि आप क्लास में बैठ पाओ सही से। बिल्कुल, नट्स एंड फ्रूट्स मेरे ख्याल से सर अच्छा ऑप्शन है। आप सोक करिए नट्स को, वो खा लीजिए, प्लस फ्रूट्स अपने ले लीजिए, ठीक है, वो मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो खाने पे ध्यान रखो भाई, और वो बोलते हैं ना कि जो अच्छा खाना है दैट मेक्स यू हैप्पी, राइट, ठीक है। तो ट्रीट योरसेल्फ विद गुड फूड, अपने आप को ट्रीट दो, अच्छा खाना खा के किसी टाइम पे जो मन कर रहा है खाओ कभी जाके हमारे पास, ठीक है, वो ट्रीटमेंट दो अपने आप को, तो वो चीजें भी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। देन आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि आप कनेक्ट करो लोगों के साथ, छोड़ो मत, आइसोलेशन में मत जाओ, ये जरूरी है। आप दिन में चाहे 10-15 मिनट बात करिए अपने घर वालों से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से, ठीक है, जरूर बात करिए। ये भी देखा है हमने, बच्चे ना कई बार आइसोलेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं वो,
सारा कॉन्टेक्ट। ये तो सेक्रीफाइस थोड़ी नहीं, तो कुछ और ही कर रहे हो आप। हाँ, तो अपनी एक पर्सनल लाइफ आपकी वो रहनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए, वो रहनी चाहिए, है ना। फिर तो यही होगा कि अगर आप कुछ पा भी लोगे तो बहुत कुछ खो जाओगे, बहुत कुछ छूट जाएगा, वो अच्छा भी नहीं है। तो बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। एक हफ्ते में आप चाहे गेट टुगेदर कर सकते हो, दो भी 3-4 दोस्त हैं आपके, 2 घंटे चले गए कहीं पे, चले गए, कुछ नहीं फर्क पड़ता सर उससे। नहीं, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्टडी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उल्टा है, इट विल बूस्ट योर स्टडी। ये बात समझ आनी चाहिए बस बच्चे को ना। जब तक समझ नहीं आती ना तब तक तो ये लगता है कि नहीं यार मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। जब समझ आ जाता है तो तब लगता है कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए। हम भी देखते हैं कि हम इतना, चलो पहले पढ़ाई की फिर काम किया, अब ये बात समझ आ गई कि यार अगर आप थोड़ा बहुत टाइम अपने निकाल दो तो जो आप काम कर रहे हो उसमें आपकी एनर्जी और बढ़ेगी, होनी चाहिए, है ना, और बढ़ेगी उसके लिए। तो चलो बहुत सारी हमने बातें कर ली हैं, तो एंड में बस एक हमें भी थोड़ा सा सजेस्ट करिए कि आप इतने टाइम से स्टूडेंट भी रहे, टीचर भी रहे, तो जो टेकर को क्या करना है आगे, कोई 2-3 बातें जो आपको लगता है कि हमें भी उस पर काम करना चाहिए, जो आपने आज तक नहीं बताया। सो हमारी बहुत सारी बात हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट यू सर, क्योंकि बहुत अच्छा कर रही है योक्टा अकेडमी, ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को ऑनलाइन यूट्यूब पे भी गाइड कर रहे हो, ठीक है, वीडियोस भी आपकी आती रहती हैं, प्लस जो आपसे कनेक्ट करते हैं वो भी आपसे बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि सर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हमारा स्टाफ है उनको हम गाइड कर सकते हैं कि आप स्टूडेंट के लिए अप्रोचेबल रहिए, हाँ। स्टूडेंट्स को 1 मिनट के लिए घबराहट नहीं होनी चाहिए आपसे बात करने में, मतलब अपना दिल खोल के सामने रख सके स्टूडेंट, वैसा अपनी थोड़ी सी पर्सनालिटी आप ग्रो करिए। तो मेरे ख्याल से हम सब स्टाफ को वो थोड़ा ट्रेन कर सकते हैं। राइट कि भाई स्टूडेंट को आप, क्योंकि अभी मेंटर ज्यादा चाहिए, एग्जैक्टली इस तरह के दौर में मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम भी नोटिस कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। तो इसलिए हम वहाँ पे और ज्यादा एफर्ट्स कर सकते हैं, ऑलरेडी वी आर डूइंग दैट, बट और ज्यादा इसको हम कर सकते हैं। दूसरा, जैसा कि अभी मेरे ख्याल से कि हिमाचल के स्टूडेंट्स पे आप उनके लिए मेरे ख्याल से एक आध ब्रांच और खोलिए, ठीक है, उनको और ज्यादा थोड़ी सुविधा दीजिए, मेरे ख्याल से जो बहुत ही दूर किनारे पे लोग बैठे हैं। हाँ, अभी जैसे हमने धर्मशाला में भी स्टार्ट करना है, जैसे आपने मुझे बताया धर्मशाला प्लान है, दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव सर। चंबा का स्टूडेंट्स है, वहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, तो चलो जिनको, तो मतलब मुझे लगता है कि स्टूडेंट को कोई हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं इस वजह से तैयारी नहीं कर पा रहा। तो अगर आप उनका वो ड्रीम उनके घर तक ले जा सकते हो तो मैं कहूँगा सर दैट वुड बी द बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। वो कर रहे हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है सर चंडीगढ़ में आना, ठीक है। जैसे आपने शिमला में ब्रांच खोली तो उससे आपको पता लगा कितने स्टूडेंट्स, बहुत बेनिफिट हुआ इनके बच्चों का हो रहा है, मतलब स्टूडेंट्स आर लाइक वेरी हैप्पी कि भाई अब हमारे घर पे ही सब चीजें अवेलेबल है। तो ऐसा ही हम 1-2 और प्रोग्राम्स हम इनिशिएट करें तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। प्लस आप ये जो मेगा आपने मॉक करवाया था, मेरे ख्याल से ऐसी आप एक्टिविटीज 1-2 साल के बीच में करवा लीजिए, कि जरूर नहीं कि हम प्रीलियम से पहले ही करवाएं, हाँ वैसे भी करवा सकते हैं, एक आध बीच में करवा सकते हैं हम, ठीक है। चलो इसके बारे में कुछ बनाएंगे, क्योंकि बच्चों को मिड वे में फिजिकली बच्चों तक कनेक्ट हो जाए। बिल्कुल, चलो ऑनलाइन तो आजकल बड़ा कुछ नहीं, अपनी तैयारी में सर बच्चों को ना, एक तो होता है लास्ट में जब मॉक लिया तब तो सर होता है ना कि स्कोप बचा नहीं इम्प्रूवमेंट का, वो तो जस्ट अपने आप को उन्होंने टेस्ट कर लिया। अगर हम मिड ईयर में करवाएंगे ये पेपर तो बच्चों को एक स्कोप मिल जाएगा इम्प्रूवमेंट करने का, क्योंकि जब वो गलतियां करेंगे आपसे पूछेंगे कि क्या गलती हुई है, तो आप जब सजेशन दोगे उनको समय तो मिले एटलीस्ट उसको काम करने का। एक मेरे ख्याल से वो चीज हो सकती है कि हम बीच में एक मॉक करवा सकते हैं बच्चों के, ठीक है। बाकी आप खुद आया करिए सर यूट्यूब पे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, गाइड करिए स्टूडेंट को, ठीक है। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस खुद का इतना ज्यादा है एचएस के फील्ड में, ठीक है, मेरे ख्याल से इससे बेहतर स्टूडेंट कहाँ से सीखेंगे। चलो हमने इतनी लंबी जर्नी रही हमारी 6 साल की, हमने बड़ा कुछ एक दूसरे से सीखा है और सिखाया भी है और बहुत कुछ बच्चों से सीखा है। बिल्कुल। और आज जो बातचीत हुई है इससे तो मेरे को और कुछ पता चला है आपके बारे में आज, जो मुझे नहीं था पता। राइट। तो मतलब बड़ा दिल से आपका थैंक्स है कि आप, नहीं सर, थैंक यू। इसलिए नहीं कि आज यहाँ आए, इसलिए कि इस एक मेरी भी जो जर्नी रही, एक लाइफ रही है, तो उसका एक पार्ट रहा है और जिसमें हमने सच में कुछ कंस्ट्रक्टिव करने की कोशिश की है। तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि मुझे भी कई बार एक मेंटर की जरूरत पड़ती है ना, कभी किसी से बात करनी होती है, तो मैंने हमेशा ये देखा है कि शायद वो आप ही थे। जब मुझे जरूरत पड़ी है कि किसी से कुछ डिस्कस करें तो मतलब अच्छा लगा। सर ये तो अभी भी रहेगा, आगे we will be connected, still connected रखना, क्योंकि हम करते रहेंगे डिस्कस। जी बिल्कुल। तो चलो जी, बहुत अच्छा लगा बात करके।
थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। भाई गुड लक फॉर द स्टूडेंट्स जो अपने ड्रीम को एस्पायर करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि लगे रहिए, जोश के साथ लगे रहिए, ठीक है। वन डे यू विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस, ठीक है। तो विश यू अ गुड लक फॉर माई सेल्फ, फ्रॉम माई सेल्फ, एंड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। चलिए, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।